तो कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, जय भारत। क्या चाल है? कंडक्टेंस में यस, इनफाइनाइट डायलेशन जस्ट स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे भैया, जिसका बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। माइक ऑन है? तुम अपना बंद रखना, हमारा तो ऑन ही रखेंगे ना, नहीं तो फिर सुनाई कैसे पड़ेगा। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट। तो अपने माइक को संभालिए, खुले हुए माइक को बंद कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। स्लाइड नंबर 1। अपने अंगूठों पे जोर डालिए और एक बार सब लोग जोरदार तरीके से अंगूठा दिखा दीजिए और काम शुरू। स्लाइड नंबर 1। तो जो लोग अचानक से आ जाते हैं उनके लिए बता दूं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, और जो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो समझ गए लेकिन उसमें अचानक से आ गए उनके लिए बता दूं, कंडक्टेंस चल रहा है। ये सूचना उन लोगों के लिए थी जो मौसम की तरह आते हैं और हर बार बरस के जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो शब्दों का प्रयोग हुआ था मोलर कंडक्टेंस के अंदर। जैसे आपसे कहा जाए, कोई व्यक्ति कहे कि साहब ये लिखा हो ऐसा, या फिर लिखा हो ऐसा, मैंने बताया था आपको, या फिर लिखा हो ऐसा, और या फिर लिखा हो ऐसा। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों एक है, ये दोनों एक है, ये दोनों अलग अलग है। एंड और समझते हैं, ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही बात है, और ये दोनों अलग अलग दो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपको डिस्कस कर दिया था कि यहाँ पे जीरो लगाने का क्या मतलब है और यहाँ पे इनफाइनाइट लगाने का क्या मतलब। ये मैंने डिस्कस कर दिया था, बस आप लोगों को बता दी, बात समझ में आ गई थी। इनफाइनाइट का मतलब बताओ क्या? इनफाइनाइट डायल्यूशन। और जीरो का मतलब क्या? जीरो कंसंट्रेशन। ठीक है, ये सब हो चुका था। कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n अपॉन v है, तो जब v की वैल्यू जीरो की तरफ टेंड करेगी, v की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी, तो कंसंट्रेशन जीरो की तरफ टेंड करेगा। जब v की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगी तो कंसंट्रेशन फिर जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक है, तो अच्छा ये आप बताइए पॉइंट हमें पहले तो, कि कंसंट्रेशन क्या जीरो रियलिटी में हो सकता है लैब के अंदर? नहीं। क्यों? लैब के अंदर क्या मतलब इनफाइनाइट पानी गेन करेंगे? कहां से गेन करेंगे इनफाइनाइट पानी? कई सारे सवाल उठेंगे, आपने इनफाइनाइट पानी अब लाए कहां से? ये इनफाइनाइट पानी आया कहां से? और इनफाइनाइट पानी अगर आ गया तो क्या समुद्र बना दिया लैब में आपने? तो आप कहां पे हैं? अपनी लोकेशन बताइए, समुद्र में आप डूब नहीं जाएंगे क्या? एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे? क्या कंसंट्रेशन जीरो हो सकता है? अगर हो सकता है तभी हो सकता है जब वॉल्यूम, ठीक, कंसंट्रेशन जीरो दो वजह से हो सकता है। या तो आप मोल जीरो कर दीजिए, c इक्वल टू n अपॉन v है। अगर c को जीरो बनाना चाहते हैं तो n को या तो जीरो बना दीजिए, और या तो v को इनफाइनाइट बना दीजिए। n को जीरो बना नहीं सकते भैया, क्यों? है ना, क्यों? क्योंकि मोल जीरो लेंगे तो फिर सिस्टम ही खत्म हो गया। इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया ही नहीं, तो फिर कर क्या रहो? बैठ के आराम करो, घर में बैठो, माइक बंद करो। और वॉल्यूम इनफाइनाइट हो नहीं सकता भैया, क्योंकि लैब में प्रैक्टिकली इनफाइनाइट पानी आप कहां से लाएंगे? है ना, इनफाइनाइट पानी कहां से लाएंगे? थोड़ा बहुत पानी यूज करते हैं ना भाई, 10 ml 20 ml 4 लीटर 1 लीटर, तो इनफाइनाइट पानी थोड़ी मिल जाएगा। तो ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये प्रैक्टिकल चीजें नहीं है, तो ये हाइपोथेटिकल मतलब एजम्पशन बेस्ड चीज है कि वॉल्यूम इनफाइनाइट हो जाए तो क्या होगा, कंसंट्रेशन जीरो हो जाए तो क्या होगा। तो रियलिटी में आप इन कंसेप्ट को लैब में नहीं चेक कर सकते। पहली बात, आप सोचेंगे लैब में मैं ये निकाल के दिखा दूं सॉल्व करके, कॉपी में तो सॉल्व हो सकता है लेकिन लैब में नहीं सॉल्व कर सकता इस चीज को। क्लियर है? पॉइंट पहला समझ में आया? ये सब मतलब काल्पनिक बातें हैं। तो आओ कल्पनाओं में खो जाए मेरे दोस्त, कल्पनाओं के सागर में गोते लगाते हैं। स्लाइड नंबर 2 पे आ जाइए। अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त अभी तक क्या कर रहे थे, अगर आप ये करने जा रहे हो तो अभी तक क्या कर रहे थे, तो कहेंगे अब ये इनफाइनाइट निकालने जा रहा हूं। तो पहले क्या करते थे? पहले वी डायल्यूशन पे निकाला करते थे। जमाना हुआ करता था जब आप वी डायल्यूशन पे निकाला करते थे, तो जितने फॉर्मूले अभी तक आपने पढ़े हैं, कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, कप्पा इनटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, वो सब वी डायल्यूशन पे। ये चर्चा भी मैंने पिछली क्लास में करी थी ना भाई? अंगूठों की संख्या बढ़ जानी चाहिए, करी थी तो मैंने। ठीक है, अब हम जो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं इसके कंसेप्ट अलग होंगे, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको अलग से पढ़ रहे हैं। तो आज हमारा पढ़ने का मकसद है मेथड्स टू कैलकुलेट, मेथड्स टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस, या फिर कोई लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। एक ही बात होती है ना, मोलर कंडक्टेंस बोले मोलर कंडक्टिविटी एक ही बात है, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। ये आप सीखने जा रहे हैं कि इसको निकालने के क्या आपके पास कोई तरीके हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं। मेथड नंबर 1 जिसका नाम है एक्सट्रापोलेशन मेथड, मेथड नंबर 2 जिसका नाम है कोलराउस लॉ। ठीक है, तो ये दो आपके पास मेथड्स हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग ये निकालेंगे। पहला मेथड पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सट्रापोलेशन शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसका क्या मतलब है? ठीक है, ये थोड़ा मैथ्स के रिलेटेड टर्म है। स्लाइड नंबर 3 पे जाइए। इसका क्या मतलब होता है? तो पहले मेथड समझ लें ना, फिर अप्लाई होता है नहीं होता, कहां पे होता है कहां नहीं, तो वो बात की बात है। पहले तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक्सट्रापोलेट का मतलब ही क्या होता है ये समझें। ये वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको पढ़ना होगा, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप ग्राफ प्लॉट करें ना, मैथ्स के अंदर इसका सेंस क्या है समझते पहले। मान लीजिए दो प्रकार के ग्राफ है, पहला दूसरा। पहले वाले ग्राफ में ऐसा कुछ बना हुआ है, ये पहला ग्राफ है। ठीक है, तो आपने यहां पे लगा दिया। ठीक, दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा है। ठीक है, ये ऐसे पैरेलल हो जा रहा है, ये से पैरेलल हो जा रहा है और ये कट नहीं कर रहा है इसको। ठीक है, दूसरा ऐसा। अब कहता है कि बताओ ग्राफ नंबर 1, अभी कोई केमिस्ट्री नहीं चालू, देखिए थोड़ी सी मैथ्स की बात कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री पे लौटेंगे हम। तो ये ग्राफ नंबर 1
और एक है ग्राफ नंबर 2। तो हमसे सवाल पूछा जाता है ग्राफ नंबर 1 और ग्राफ नंबर 2 कहां पे आप एक्सट्रापोलेशन अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे नहीं कर सकते। तो एक्सट्रापोलेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी वाई एक्सिस है और ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये एक्स। तो क्या सेंस है एक्सट्रापोलेट करने का, क्या मतलब होता है? तो सेंस समझिए, जो एक्स की वैल्यू को छोटा करते जाइए। देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए, तो और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो, और छोटा कर दो। जब एक्स की वैल्यू को छोटा करते हैं मतलब इस तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं ना, तो जितना आप इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ और 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 इस तरफ, जितना हम इस तरफ मूव करेंगे, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 की तरफ टेंड करे, ठीक है, और जब 0 की तरफ टेंड करे तो आप इस पॉइंट पे पहुंच गए मान लो करीब, तो इस पॉइंट पे हमने वाई की वैल्यू निकाली मान लो, और वाई की डेफिनेट वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं। देखिए कर्व में आप एक्स टेंडिंग टू 0 बना रहे हैं, मतलब आप यहाँ पे थे मान लो, यहाँ तक ग्राफ डिफाइन था बिल्कुल प्रॉपर, देखो यहाँ तक ग्राफ डिफाइन था, फिर यहाँ तक डिफाइन था, लेकिन इसका मान लो ग्राफ आपको पता नहीं चला, तो आपने क्या किया, ये जो सरल लिखा है इसी पैटर्न को ऐसे डॉट 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 करके आगे बढ़ा दिया। तो आपने ये सोचा कि ये जो हवाई जहाज ऐसे आ रहा है, अगर ये चलता जाता इंजन में फ्यूल ना खत्म होता तो जाके कहाँ टकराता। तो आप कहते हैं ये जो आगे डॉट 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 किया, ये प्रोजेक्शन दिया आपने कि आगे ऐसा प्रोजेक्टेड इसका पाथ होगा। तो आगे जब ऐसा प्रोजेक्टेड पाथ होगा, तो आपने कहा कि जब एक्स 0 की तरफ जा रहा था तो वाई की डेफिनेट वैल्यू निकल आएगी। देखो कैसे, ये यहाँ कट करेगा तो ये इंटरसेप्ट निकल आएगा, बराबर। तो अगर एक्स 0 की तरफ जाए और जब 0 की तरफ वो जाए, तब वाई की उस पॉइंट पे देन अगर हम उस पॉइंट पे y को डेफिनेटली निकाल पा रहे हो, है ना, y इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आ जाए, फाइनाइट समझते हैं, मतलब एक वैल्यू आ जाए 1 2 3 4 1/2 1/2 कुछ आ जाए वैल्यू, प्लस माइनस कुछ भी आ जाए। तो अगर फाइनाइट वैल्यू आ पा रही है, तो इसका मतलब आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करने में सफल हो चुके हैं। यही सेंस होता है एक्स्ट्रापोलेट करने का, जब x वेरिएबल को शून्य की तरफ ले जाया जाए, उस समय अगर y की एक फाइनाइट वैल्यू आपको मिल जा रही है, इसका मतलब आपने कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर दिया है। उसका एक्स्ट्रापोलेट करने का मकसद होता है इंटरसेप्ट पता करना, जब x वेरिएबल बहुत छोटा हो चुका है, नेग्लिजिबल, बराबर। तो जब x वेरिएबल बहुत छोटा हो चुका है, ना के बराबर, शून्य के आसपास हो चुका है, उस पॉइंट पे अगर आप y की वैल्यू डेफिनेटली निकाल पा रहे हैं, फाइनाइटली निकाल पा रहे हैं, वो कुछ है और वो आप निकाल पा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्राफ को आपने एक्स्ट्रापोलेट कर लिया है। यानी कि फर्स्ट वाले ग्राफ में आप कहेंगे कि मैंने एक्स्ट्रापोलेशन अप्लाई कर लिया है। तो एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब समझ में आया? एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब होता है कि ग्राफ में ये y फाइनाइटली निकालना, इंटरसेप्ट जब x 0 की तरफ जा रहा हो तब, ये होता है एक्स्ट्रापोलेट करने का मतलब। तो इस कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, जो स्ट्रेट लाइन जैसा कर्व है इसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। अब इस पे इधर ग्राफ नंबर 2 पे, ग्राफ नंबर 2 में भी क्या एक्स्ट्रापोलेशन लगा सकते हैं। क्या ग्राफ नंबर 2 में एक्स्ट्रापोलेशन लग सकता है, चेक करिए। इसमें चेक किया मैंने, x की वैल्यू यहाँ थी, फिर और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया और छोटा किया, 0 की तरफ टेंड कराया तो यहाँ पहुंच गया। अगर यहाँ पे x की वैल्यू को 0 की तरफ टेंड कराऊंगा तो बताइए यहाँ कहीं पहुंचूंगा मैं? तो यहाँ मैं इसके आसपास पहुंच गया, तो x जब 0 की तरफ जाएगा तो देखो y किसकी तरफ जा रहा है, ये तो ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कट ही नहीं कर रहा। तो क्या कोई इंटरसेप्ट मिल पाएगा आपको यहाँ से? कोई इंटरसेप्ट नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो y किसकी तरफ जा रहा है, जब x 0 की तरफ जा रहा है, इस पॉइंट पे जब चेक करेंगे x 0 की तरफ जा रहा है, तो y क्या इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। यानी कि क्या y की देन y की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है। अगर y की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, y इज नॉट इक्वल टू फाइनाइट, नॉट इक्वल टू, यानी दीजिए नॉट इक्वल टू फाइनाइट। अगर y की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ रही है, इसका मतलब कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहे हैं, कर्व को आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि इस बार y की एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, और अगर फाइनाइट वैल्यू नहीं मिली, इसका मतलब मैं ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर पा रहा। क्लियर मामला? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे रिजल्टेंट जो बात आई वो ये आई कि एक्स्ट्रापोलेशन इज नॉट एप्लीकेबल। अगर पूछे भाई साहब यहाँ पे अंत में क्या लिखो है, कहेंगे एक्स्ट्रापोलेशन, है ना, एक्स्ट्रापोलेशन इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक, कितनों को इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से मुड़ा गई, फटाफट फिर आगे बढ़ना। चले, तो यहां पे लिखेंगे एप्लीकेबल, टिक का मतलब एप्लीकेबल, क्रॉस का मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब ये सब बातों का केमिस्ट्री से क्या ताल्लुक है ना, इससे क्या ताल्लुक है, तो पहले आप ये समझेंगे तभी आप ताल्लुक समझ पाएंगे, तो इसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे केमिस्ट्री में आप दो ग्राफ बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्लाइड नंबर आ जाइए 4 पे। स्लाइड नंबर 4 पे आ जाए तो दो केसेस बनते हैं। केस नंबर 1 जिसमें हम चर्चा करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और केस नंबर 2 में हम चर्चा करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने NaCl लिया, KCl लिया, इस प्रकार के लोग आप लेते हैं, HCl लेगा। तो अगर आपको एक्वस मीडियम दे रहे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फाइन का 1 होगा, पूरा टूट जाएंगे। तो इनके जो ग्राफ बनेंगे, अगर आप इनके ग्राफ चेक करेंगे, ग्राफ आपको ऐसे मिलेंगे। ग्राफ बनता कैसे वो भी थोड़ा समझिए, और किसके बीच में बना रहे हैं वो भी थोड़ा समझिए। वाई एक्सिस में यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस लिया गया, एक्स एक्सिस में रूट सी लिया गया, ठीक है। फिर क्या हुआ, जैसे से आप पानी मिलाएंगे, क्योंकि आप डाइल्यूशन करते जाएंगे, देखो आपको वॉल्यूम किसकी तरफ ले जाना है, वॉल्यूम ले जाना है इनफाइनाइट की तरफ। देखो जब इस तरफ जाएंगे तो आपको वॉल्यूम किसकी तरफ ले जाना है, इनफाइनाइट की तरफ। तो वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ ले जाने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाइए और कंसंट्रेशन को कम करिए। तो कंसंट्रेशन को कम करते जाएंगे और वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे। देखो जब मैं इसमें पानी मिलाता जाऊंगा, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि इसमें डाइल्यूशन कर दिया मैंने, ये पहले तो मैंने चलो डाइल्यूशन नहीं किया, पहले मैंने पर्टिकुलर डाइल्यूशन रखा या पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन तो पहले बनाया। जब मैंने एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाया तो मेरे को एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मिला, और बताइए उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन मान लो मेरे को यहाँ मिला, तो उस पर कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी भैया इसकी, एक कंसंट्रेशन पे मोलर कंडक्टेंस की कोई तो वैल्यू होगी, तो इस पे हमने इस वैल्यू को चेक कर लिया, तो मेरे को एक पॉइंट मिल गया। ये पॉइंट मिल गया, फिर मैंने इसमें डाइल्यूशन करना स्टार्ट किया। अब जब यहाँ पे पॉइंट मिल गया, इसमें डाइल्यूट करेंगे तो ये ग्राफ कहाँ जाएगा, उस पर चर्चा करिए। जब डाइल्यूशन करेंगे तो बताइए पानी मिला रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं, तो वॉल्यूम जो बढ़ा रहे हैं तो कंसंट्रेशन गिरा रहे हैं। तो ग्राफ में इस तरफ जा रहे हैं या इस तरफ जा रहे हैं, अब बताओ ग्राफ में मान लो मैं डाइल्यूशन को बढ़ाऊं तो मैं किस तरफ जाऊंगा, इधर लेफ्ट या राइट, मतलब 0 की तरफ, कंसंट्रेशन में 0 की तरफ जाएंगे, इस तरफ, क्लियर। तो इधर जा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। तो जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो आप इस तरफ जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, क्लियर। तो बताइए जब ऐसे जाने तो क्या करते हैं, डाइल्यूशन को बढ़ाते जाओ, डाइल्यूशन बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, पानी बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ाते जाओ,
है ना, एडिशन ऑफ वाटर करते जाओ। जब एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो ग्राफ का पैटर्न क्या मिलेगा? एडिशन ऑफ वाटर करोगे तो होगा क्या? पहले तो एनालाइज करिए होगा क्या? क्या अल्फा बदल जाएगा? अब एडिशन ऑफ, जरा कुछ बताइए बात, मैं चैट ऑन कर रहा हूं। बताइए पानी मिलाएंगे तो क्या अल्फा बदल जाएगा? अल्फा सेम रहेगा। क्यों अल्फा सेम रहेगा भाई? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा तो सेम रहेगा ना, अल्फा तो 1 लेके बैठा शुरू से। तो पानी मिलाने से अल्फा पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, अल्फा तो पहले से 1 लेके बैठा हुआ है, ठीक है? फिर क्या होगा? अच्छा अल्फा सेम होगा तो बताइए डिसोसिएशन बढ़ा या घटा? सेम रहा डिसोसिएशन। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मेरे दोस्त यहां नहीं लगेगा, है ना, अच्छा से करिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगता है, कुछ लोग यहां पे लिख रहे हैं चैट में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ऐसी बात करते हैं आपका डायरी में नाम लिख लिया जाएगा। और आयनिक की मौत हो चुकी है, बगल में पड़ा पड़ी आयनिक। मैंने आपको बताया था बहुत कायदे से आपको आयनिक पढ़ाई। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट में लगता है, स्ट्रॉन्ग में नहीं लगता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो पहचानिए अपने आपको। आपका खाता खुल चुका है, आज का पहला है। तो मेरे दोस्त बताइए यहाँ पे पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जैसी कोई चर्चा ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे मैंने NaCl KCl HCl में डाइल्यूशन बढ़ाया, यानी कि पानी बढ़ाया, अल्फा सेम रहेगा, अल्फा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अल्फा 1 है ना, अल्फा 1 है। ठीक, पीछे पुन्नू बैठा है, जानो ना पुन्नू है, सब्सक्रिप्शन लिया इसने भी, अभी 3 महीने के लिए इसने उसको बैठा दिया, पड़ेगा ही भी। आई लाइक इट। अब सुनो ध्यान से, चैट बंद कर दें इससे पहले कि बकवास और बढ़े आपकी, तुरंत चैट बंद कर दी जाए। अब देखिए जब आप डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे तो एडिशन ऑफ वाटर होगा, एडिशन ऑफ वाटर करेंगे तो अल्फा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसमें ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन का नाम लेना भी पाप है, ठीक है? यानी कि अल्फा सेम, अल्फा सेम तो पता नंबर ऑफ आयंस, अल्फा कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो डिसोसिएशन ना बढ़ा ना घटा, तो नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे, आयंस तो उतने ही बनेंगे क्योंकि मैक्सिमम बन चुके हैं आयंस, नंबर ऑफ आयंस सेम रहेंगे। फिर क्या हुआ? मतलब आयंस बढ़े भी नहीं घटे भी नहीं। फिर कंडक्टेंस का क्या होगा? कंडक्टेंस को आप चेक करिए, कंडक्टेंस का क्या होगा? तो आप कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, आप कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। अब सवाल उठता है कि जो कंडक्टेंस है कैसे बढ़ गया? कंडक्टेंस कैसे बढ़ गया? एक तरफ तो आप कह रहे हो अल्फा सेम है, नंबर ऑफ आयंस भी सेम, मतलब आयन में कोई इंक्रीमेंट मिला नहीं, तो फिर कंडक्टेंस कैसे बढ़ गया? क्योंकि कंडक्टेंस तो गुरु आयन की वजह से होता है। तो कंडक्टेंस का मतलब क्या? चार्ज के कैरियर्स जो है, जो अपनी खोपड़ी में चार्ज लेके घूम रहे हैं, वो लोग बढ़े तो मजा आए, कंडक्टेंस बढ़े। तो यहाँ तो आयन बढ़ी नहीं है, आयन जितने थे 10 थे तो 10 ही है, आयन की संख्या 10 की 10 है। तो सवाल उठता है कंडक्टेंस कैसे बढ़ गया? तो आप कहेंगे उन आयन की स्वतंत्रता बढ़ गई। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप स्विगी चला, स्विगी या जो जोमेटो वगैरह चलता है होम डिलीवरी, तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी डिलीवरी हो, फटाफट फटाफट डिलीवरी हो, है ना, फटाफट, तो कैसे? क्या 2 रास्ते हैं। नंबर एक रास्ता कि आप 10 लोगों को और रख लो नौकरी पे भैया, कि चलो तुम लोग भी जाकर डिलीवरी बॉय बन जाओ, ठीक है? तो जल्दी जल्दी और 10 की जगह 20 लोग डिलीवरी वाले रख लो, 20 की जगह 50 लोग रख लो। एक तरीका तो ये संख्या बढ़ा लो। दूसरा तरीका रखो 20 ही, लेकिन उन 20 की स्पीड बढ़ा दो। उनसे कह दो भैया आप गाड़ी किस रफ्तार चलाते हो? कहने 50, कहने 70 चलाना, आज से 70 चलानी है, जल्दी जल्दी जाओ, हवा में एकदम उड़ते लहराते हुए जाओ। तो 2 तरीके हैं। तो यहाँ बताइए क्या हुआ? क्या संख्या बढ़ाई? नो, अल्फा सेम है, नंबर ऑफ आयन सेम है ना? जैसे तालाब है, तालाब के अंदर मछलियां सेम है, देखिए तालाब के अंदर मछलियां उतनी है, नंबर ऑफ आयन सेम है, तो मछलियां उतनी है लेकिन जगह ज्यादा हुई। देखिए तालाब बड़ा हो गया, तालाब बन चुका है समंदर में दोस्त, मछलियां उतनी है, तालाब समंदर बन चुका है, तो क्या मछलियों की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी? क्या मछलियों को आजादी फील होगी? क्या मछलियां एक दूसरे को देख भी नहीं पाएंगी? क्योंकि जगह बढ़ चुकी है, संख्या 10 की 10 ही है। 10 मछलियां पहले छोटे तालाब में रहती थी, अब भाई 10 मछलियां बड़े समुद्र में रहती हैं, तो अब एक मछली दूसरी मछली को देख तक नहीं पाएगी। एक पता लगा उस कोने में पड़ी है, दूसरी उस कोने में पड़ी हुई है, एक पता लगा, है ना, कैंडोलिम बीच में पड़ी हुई है और दूसरी कैलमबूट पे पड़ी हुई है, तो सब आनंद ले रही है। कोई मछली किसी से बात नहीं, एक बागा बीच में पड़ी हुई है, तो सब मछलियां आनंद ले रही है समुद्र में। तो बताइए क्या कम हो गया? उनकी मछलियों की बातचीत कम हो जाएगी। मछलियों की बातचीत कम हो जाएगी मतलब ट्रिपल आई कम हो जाएगा। ट्रिपल आई क्या होता है? इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ध्यान दीजिए, ट्रिपल आई का मतलब है इंटर आयनिक इंटरेक्शन। ट्रिपल आई मतलब मछलियों के बीच की बातचीत। मछलियां कौन? आयंस। आयंस की संख्या सेम है लेकिन उनके बीच की बातचीत कम हो गई, वो बातें कम करती हैं क्योंकि वो मिलती नहीं है, क्योंकि तालाब बन चुका है समुद्र, मछलियों की संख्या सेम है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन कमजोर हो चुका है, यानी कि मछलियां एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं करती, और ये कमजोर हो चुका है इसलिए तो कंडक्टेंस बढ़ गया। क्यों? क्योंकि जब बातचीत नहीं करेंगे तो काम ज्यादा करेंगे। देखिए मूवमेंट, देखिए एक मछली है, ये दूसरी मछली से अगर बात करती तो कहती बताओ तुम कल कहां थी, परसों दिखी नहीं, और बताओ बहन कैसी हो। तो बताइए ये सब बातचीत बंद होगी ना, पूरी बातचीत ब्लॉक कर दी। एक मछली यहाँ कोने पड़ी है बागा बीच में, दूसरी पड़ी कैलमगूट बीच में, दोनों आनंद ले रही है, कभी इससे मिलती नहीं, सालों साल निकल जाते हैं, कभी मिलती नहीं। पता लगा 1 साल बाद मिली और कहती है बताओ पिछला साल कैसा गुजरा। देखिए पहले सवाल क्या था? पहले सवाल जब तालाब में दोनों रहती थी तो क्या पूछती थी? कल कहां थी, दिखी नहीं। आप पूछती हैं यहां से यहां, जब इससे 1 साल बाद मिलती तो कहती है पिछला साल कैसा गुजरा। तो बताइए इसे क्या कहेंगे? बातचीत में कमजोरी आ चुकी है ना? बातचीत में कमजोरी आ चुकी है, इंटर आयनिक इंटरेक्शन कमजोर हो चुका है, क्योंकि संख्या वही है, तालाब बड़ा हो चुका है, बातचीत अब होती नहीं है, मछलियां बातचीत नहीं करती तो मूवमेंट करेंगी। देखिए जब इससे बातचीत नहीं करती है तो बातचीत करने के लिए रुकना पड़ता था, पहले रुकना पड़ता था, और बताओ कैसी हो। अब देखो यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, तो ये अपना यहाँ फ्री है, घूमेगी खूब, और ये अपना यहाँ फ्री है, खूब घूमेगी। तो बताइए क्या इनका कंडक्टेंस या मूवमेंट बढ़ जाएगा? तो कंडक्टेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि मूवमेंट बढ़ गया। कंडक्टेंस क्यों बढ़ गया? क्योंकि मूवमेंट बढ़ गया। मूवमेंट को क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी। मूवमेंट को क्या बोलते हैं? आयनिक मोबिलिटी बढ़ गई। कितने को बात समझ में? आप पूरा कांसेप्ट जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ? NaCl में आपने पानी मिलाया, पानी मिलाने से क्या हुआ? पानी मिल गया। अल्फा पे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर ऑफ आयंस पे क्या हुआ? सेम रहे, लेकिन आयन सेम रहने से क्या हुआ? जगह बढ़ गई, आयन उतनी है, तो उनके बीच की जो बातचीत है वो कम हो गई, तो उनकी मोबिलिटी फिर बढ़ गई, वेलोसिटी बढ़ गई, मोमेंटम बढ़ गया। और जब मोबिलिटी बढ़ गई तो जल्दी जल्दी भागती हैं, बातचीत करती नहीं, रुकती नहीं, कोई मछली रुकी नहीं थी किसी के लिए, सब भाग रही है अपना मस्त। तो बताइए मोबिलिटी बढ़ गई तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कितने को रीजन समझ में आ गई? ये लॉजिकल सवाल बनते हैं, इस पे तो आपको समझिए इंपॉर्टेंट तरीके से। फिर आप कहेंगे साहब यहाँ पे पॉइंट बनाना शुरू करो। पहले मान लो कंडक्टेंस यहाँ पे था, मान लो पहले कंडक्टेंस एक कंसंट्रेशन पे मैंने चेक किया तो कंडक्टेंस यहाँ पे था। अब यहाँ पे था तो बताइए जब इसमें पानी मिला देंगे तो कंडक्टेंस कहाँ चला जाएगा? थोड़ा बढ़ जाएगा, तो कंडक्टेंस यहाँ से थोड़ा बढ़ गया। एक पॉइंट अगला आपको ये मिला, फिर आपने एक और पानी मिलाया, देखो आप जितना इधर जाते जाओगे उतना कंडक्टेंस ही बढ़ता जाएगा, ये करता जाएगा। तो बताओ पहला पॉइंट यहाँ मिला, दूसरा यहाँ मिला, दूसरा थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, चौथा थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, समझ पा रहे हैं? ऐसे ऊपर। तो ग्राफ क्या ऐसे ऊपर की तरफ भाग रहा है? क्या ग्राफ ऐसा फ्लैट बनेगा? हमें क्या ग्राफ ऐसा फ्लैट बनेगा? नो। क्यों ऐसा क्यों नहीं बनेगा? ऐसा इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आपको कंडक्टेंस बराबर थोड़ी मिल रहा है, कंडक्टेंस हल्का सा ऐसे 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 ऐसे। अच्छा ग्राफ क्या बिल्कुल ऐसे भाग जाएगा, एकदम तीर की तरह यूं भाग जाए? ऐसे भी नहीं भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए कंडक्टेंस बढ़ेगा तो, लेकिन इतना भी नहीं बढ़ जाएगा कि बिल्कुल भाग जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए कंडक्टेंस बढ़ा है मोबिलिटी बढ़ने की वजह से, और मोबिलिटी बड़ा फैक्टर नहीं, बड़ा फैक्टर है आयंस का बढ़ना। ध्यान दीजिए अगर आप स्विगी में डिलीवरी बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप संख्या बढ़ा दे तो जल्दी जल्दी डिलीवरी होगी, बड़ा फैक्टर कौन है?
क्या बड़ा फैक्टर संख्या बढ़ाना है या फिर बड़ा फैक्टर संख्या उतनी ही रकम की मोबिलिटी बढ़ा दी जाए? बताइए क्या लगता है आपको, डिलीवरी कब बहुत ज्यादा हो जाएगी? जब 20 नए लोग ले लिए जाए, जब 20 नए लोग ले लिए जाए, या फिर उन्हीं 10 लोगों की स्पीड बढ़ा दी जाए? 20 नए लोग लीजिए, तब जाके आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए 20 नए लोग जो आएंगे वो एकदम जीरो से शुरू करेंगे ना, उनकी कोई मोबिलिटी थी नहीं और एकदम से आए, वो तो एकदम से अपनी मोबिलिटी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे बताइए कि छोटा फैक्टर काम कर रहा है। बताइए क्या यहाँ पे छोटा फैक्टर काम कर रहा है? यस, कंडक्टेंस क्यों बढ़ा? क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी, छोटा फैक्टर है। इंटरनल इंटरेक्शन बातचीत कम हो गई, आयंस उतनी है, ये बड़ा फैक्टर था, ये उतनी है। ठीक है, तो जब छोटा फैक्टर बढ़ेगा तो बताइए कंडक्टेंस धीमे धीमे बढ़ेगा। इसलिए ग्राफ हल्का हल्का हल्को हल्को बढ़ता है। कितनी बात समझ फटाफट थोड़ी जल्दी से। यहाँ छोटा फैक्टर काम करना मेरे दोस्त, इसका ग्राफ हल्का हल्का बढ़ेगा, और जब हल्का हल्का बढ़ेगा तो ग्राफ कैसा होगा? देखिए ऐसे से बढ़ेगा। गलत यहाँ हाथ लग गया। देखिए ऐसे से पड़ेगा हल्का सा, मतलब ये यू नहीं होगा। पहली बात तो यू भी नहीं होगा, नीचे तो जाएगा नहीं भाई। नीचे क्यों नहीं जाएगा? घट थोड़ी रहा है, फ्लैट क्यों नहीं रहेगा? कांस्टेंट थोड़ी है। इंक्रीमेंट हो रहा है क्या? बहुत ज्यादा हो रहा है? ऐसा भी नहीं होगा बहुत ज्यादा हो रहा है, हल्का सा है तो हल्का सा ऐसा। ये तो बात समझ पा रहा है? तो ये बढ़ता 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 इधर जा रहा है। अच्छा यहाँ तक आप पहुंच पाएंगे क्या प्रैक्टिकली लैब में? लैब में आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ तक पहुंचने के लिए कंसंट्रेशन को जीरो होना पड़ेगा, और कंसंट्रेशन को जीरो होने के लिए वॉल्यूम को इनफाइनाइट होना पड़ेगा, और वॉल्यूम इनफाइनाइट आप लैब में करोगे कहां से? तो क्या प्रैक्टिकली आप लैब में यहाँ तक पहुंच पाओगे? नो। तो इसके पहले रुकना पड़ेगा आपको। यस, अब यहाँ रुक गए। हेलो, आप समझ पा रहे हैं? तो बताइए क्या लैब के अकॉर्डिंग आप यहाँ कहीं रुक जाएंगे? और जब लैब के अकॉर्डिंग आप यहाँ कहीं रुक जाएंगे तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक गया, क्योंकि भैया लैब में मेरे दोस्त एक डेफिनेट डायल्यूशन के आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। क्यों नहीं बढ़ सकते? क्योंकि लैब में इनफाइनाइट पानी में कहां से ले आऊं? तो मैं यहाँ रुक गया। मैंने कहा केमिस्ट्री की यहाँ पे रोकथाम हो गई है, इसके आगे केमिस्ट्री नहीं बढ़ सकती मेरे दोस्त, ये केमिस्ट्री की हद है। और जब केमिस्ट्री की हद आ जाती है मेरे दोस्त, तो उसके बाद मैथ्स बेहद हो जाती है। अब मैथ्स बेहद हो जाएगी तो क्या करेगी? कहेगी इस ग्राफ का पैटर्न देखूंगी, और इस ग्राफ का पैटर्न देखेगी तो क्या कहेगी? कहेगी ये ग्राफ देखो हवाई जहाज की तरह सीधा चला रहा है, और अगर इसे किसी ने रोका नहीं होता तो ये जहाज जाकर यहाँ टकरा जाता। ये जो जहाज का प्रेडिक्शन दिया जा रहा है कि यहाँ टकरा जाता है, इसी को बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेट करना। कर्व को एक्स्ट्रापोलेट कर लिया गया है, यानी कि उसका प्रेडिक्शन देकर के यहाँ पे कट करवा दिया गया है। तो ग्राफ को जब आप आगे की कड़ी जोड़ेंगे तो ये कड़ी जो नीली वाली जुड़ी है यहाँ पे, ये मैथ्स के अकॉर्डिंग जुड़ी है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नहीं जुड़ी है। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पहुंच ही नहीं सकता कोई, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कोई यहाँ पहुंच नहीं सकता लैब में। मैथ्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पहुंच सकते हैं। तो बताइए मैथ्स के अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पहुंचेंगे, जब यहाँ पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे? यहाँ देखो कंसंट्रेशन को और गिरेंगे, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो यहाँ पॉइंट पे पहुंचेंगे तो बताइए क्या रूट सी जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जा रहा है, यानी वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। और जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो बताइए क्या तुम्हें ऐसा कुछ बताओ, बराबर? इसको डॉट डॉट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि डॉट डॉट बनाने का सेंस है कि भाई साहब ये प्रैक्टिकली आप लैब में नहीं कर सकते, ये मैथमेटिकली कागज पे कर रहे हैं। तो ये ग्राफ को एक्सट्रापोलेट किया गया, ये डॉट डॉट सीडी बनाई गई, इसको बोलते हैं एक्सट्रापोलेशन। तो बताइए एक्सट्रापोलेशन कर लिया गया? यस। बताइए एक्सट्रापोलेशन का मकसद क्या था? क्या मकसद? इसमें नजारा पैदा करना था? नहीं, मकसद था उसका कुछ। उसका मकसद था एक्स जब जीरो की तरफ जाए तो ये जो इंटरसेप्ट है वाई, इसकी फाइनाइट वैल्यू निकालिए, यही मकसद होता है। क्या आप ऐसा करने में कामयाब हुए? चेक करिए। जब एक्स की जगह पे रूट सी है तो इसका मतलब जब एक्स जीरो की तरफ जाएगा, मतलब जब रूट सी शून्य की दिशा में बढ़ेगा, तो क्या तब हम मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू फाइनाइट निकाल पा रहे हैं? तो जवाब है यस। कैसे? यहां से यहां तक यही तो फाइनाइट वैल्यू है। देखो क्या फाइनाइट वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं? यस। तो ये वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक हाइट निकालेंगे, और ये जो हाइट है क्या कहलाएगी? इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे ये मोलर कंडक्टेंस है किस पे? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको नाम देंगे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो बताइए जो इंटरसेप्ट आपको निकल के आएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटरसेप्ट निकल के आएगा, इसको अगर मैं चेक कर लूं तो क्या इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है? और अगर इसकी वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो क्या अपना काम हो गया? ये अपना काम था। तो क्या कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करने में मैं कामयाब हो चुका हूं? क्या ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेशन में झोंक दिया मैंने? तो एक्स्ट्रापोलेशन इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? एप्लीकेबल करके आपने क्या निकाला है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन निकाला है, और उसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आ गई है। ये इंटरसेप्ट में बैठ करके कॉपी में चेक कर लूंगा, और कॉपी में जैसे चेक करूंगा मुझे आइडिया लग जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये वैल्यू कॉपी में निकल जा रही है, क्योंकि यहां तक अगर आप लैब में निकल गया था, इसके आगे काम आपने कॉपी में कर लिया और ये आपने निकाल लिया। कितनी बात समझ में? फटाफट तोड़िए और अपने विचार व्यक्त करिए, चैट ओपन होगी तो तुमने बहुत ध्यान से पढ़ता है भैया, मस्त लड़का है। चलो आगे बढ़ते फटाफट। स्लाइड नंबर 5 पर अब आपको पूछेगी भाई साहब इसका जो कर्व मिलेगा, इसके कर्व को आपने इसका जो कर्व मिलेगा आपने मोलर कंडक्टेंस और कैसे पूछे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कि ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, या ग्राफ ऐसा बन सकता है, या ग्राफ ऐसा बन सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? इनमें से कौन सा गलत पहचान लेंगे? मतलब पहला वाला गलत है क्योंकि ग्राफ फ्लैट नहीं हो सकता, इसमें तो सारे कंडक्टेंस इक्वल लग रहा है, ठीक है। ये वाला ओके है, ठीक है। और इसमें देखिए कंसंट्रेशन जब कम हो रहा है तो कंडक्टेंस भी कम हो रहा है, गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 3 ऑप्शन में से आपसे पूछेगा कि कौन सा सही कौन सा गलत, कर लेंगे। क्लियर? तो रीजन कोई पूछेगा, रीजन पे आ जाएगा तो रीजन क्या देंगे उसको? रीजन ये देंगे, क्योंकि रीजन पूछा जाता है ना, तो रीजन ये सब देकर आएंगे। क्लियर? ये 5-6 बातें आप दिमाग में रखिए।
डाइल्यूशन बढ़ा, पानी बढ़ा, अल्फा सेम, नंबर ऑफ आयन सेम, इंटरेक्शन कमजोर हो गया, मोबिलिटी बढ़ गई, कंडक्टेंस बढ़ गया। नेक्स्ट केस नंबर 2 पे चले, 6 नंबर स्लाइड पे आइए। केस नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की जैसे आप चर्चा करेंगे तुरंत आपके दिमाग में खटकना चाहिए क्या क्या कि भाई इस बार तो आएगा कौन, वही गरीबों का मसीहा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। तो बताइए इस बार ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। और केशव ने आनी पढ़ी थी, केशव मेरे दोस्त उन्नों से मिलोगे तो बताइए केशव ने आनी पढ़ी थी तो बताना क्या केशव ने सब पढ़ा हुआ एस्टिक एसिड के लिए? अब बताने की आवश्यकता नहीं, फटाफट आगे बढ़ जाए। जब इसको एक्वस मीडियम में डाला गया तो बताइए के इज इक्वल टू क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। फिर आ गया था के इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली सी अल्फा स्क्वायर, ये सब हो चुका है, यस लिखते जाइए अगर हो चुका है तो। अल्फा इज इक्वल टू रूट के बाय सी, अल्फा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट सी, याद करिए सब हो चुका है। अल्फा प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन या अंडर रूट ऑफ वी अंडर रूट ऑफ डाइल्यूशन हो चुका है। बताइए इसको आपने क्या बोला था, इसको बोला था आपने ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। ये कहां पे लगता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चर्चा हो चुकी है, यस। फटाफट सब उठा दिखाइए, ये सब चर्चा हो चुकी है, यस। अब इसको यूज करके हम लोग ग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, इसका मतलब मेरे को बताना, इसका मतलब मेरे को बताना कि मैं इस बार पानी बढ़ाऊंगा, है ना, कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने मान लो पानी बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, जब वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, और जब डाइल्यूशन बढ़ेगा तो क्या अल्फा भी बढ़ेगा। तो बताइए पिछली बार आप कह रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा सेम रहेगा, इस बार वीक इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा बढ़ेगा, डाइल्यूशन बढ़ाने पे अल्फा बढ़ेगा। कौन सा लॉ काम करता है यहाँ पे, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। क्या बात समझ पा रहे हैं? डाइल्यूशन आप 4 गुना करेंगे तो अल्फा 2 गुना होगा, ये तो ठीक है, लेकिन बढ़ेगा, 2 गुना होना भी बढ़ना होता है। अल्फा अल्फा था फिर 2 अल्फा हो गया तो इसको बढ़ना ही तो बोलेंगे। लौट आइए 6 नंबर के बाद 7 नंबर पे आइए। अब अगर आप बात समझ गए हैं तो इसको अप्लाई करें भाई। तो केस नंबर 2 कंटिन्यू, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एग्जांपल ले लिया मैंने एस्टिक एसिड। ठीक है, हमारे जो एस्टिक एसिड का सवाल आता है, आपसे कहते ग्राफ बनाओ। यहां पे आपने मोलर कंडक्टेंस लिया हुआ है, यहां पे आपने रूट सी लिया हुआ है, ठीक है, और फिर आप ग्राफ बना रहे हैं। जब ग्राफ बनाएंगे तो आप इस तरफ जा रहे हैं ऐसे, कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं ना लोग, कंसंट्रेशन कम करें तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम करने पे होगा क्या, आप पाएंगे कंसंट्रेशन कम होने पे धीरे धीरे अल्फा बढ़ेगा, तेजी तेजी से अल्फा बढ़ेगा। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक लॉ काम कर रहा है जिसका नाम है ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन। तो जब आप इसमें एडिशन ऑफ वाटर करेंगे, यानी कि आप डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, तो डाइल्यूशन बढ़ाने पे इस बार डाइल्यूशन बढ़ाने पे इस बार अल्फा बढ़ेगा। पिछली बार याद करिए आप क्या लिख रहे थे, याद करके देख लीजिए, याद क्या करेंगे। डाइल्यूशन बढ़ाने पे पिछली बार अल्फा सेम था गला खराब हो गया भाई साहब पढ़ाते पढ़ाते, ये मैंने देखा। इस बार क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन बढ़ाने पे इस बार अल्फा बढ़ेगा। कौन सा लॉ चल रहा है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन, यस। और बताइए जब अल्फा बढ़ेगा, है ना, जब अल्फा बढ़ेगा तो क्या नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे, यस। भाई डिसोसिएशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, आयंस बढ़ेंगे तो बताइए नए नए लोग इस बार जुड़े हैं, ये मतलब आपने 10-20 लोगों को नया हायर कर लिया है डिलीवरी बॉय के तौर पे, तो बताइए इस बार डिलीवरी और जल्दी जल्दी होगी, पिछली बार से बहुत जल्दी, क्योंकि पिछली बार तो क्या हो रहा था, पिछली बार क्या हो रहा था बताओ, पिछली बार तो मेरे दोस्त नए लोग नहीं जुड़ रहे थे, नए लोग नहीं जुड़ रहे थे, सेम थे, देखो बस वो बातचीत नहीं करते थे, काम ज्यादा करते थे, देखो बातचीत कम करते थे, काम ज्यादा करते थे, बस ये है। इस बार क्या है, इस बार नए लोग जुड़ गए हैं तो नंबर ऑफ आयंस इस बार बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ आयंस जब जुड़ जाएंगे, मान लीजिए एक आयन है एसिटेट आयन, वो पहले था ही नहीं, अब है, तो जब अब है तो यार एकदम उसका कंडक्टेंस 0 से ऊपर जाएगा ना, पहले था नहीं तो 0 था, अब एकदम से भागेगा, तो नया आयन इंट्रोड्यूस हुआ अगर तो उसका कंडक्टेंस तो एकदम फटाफट नया है फ्रेश, तो वो कंडक्टेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो बताइए इस बार ग्राफ में कंडक्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो अपनी कंडक्टेंस तो बढ़ेगा। बताइए कंडक्टेंस क्या इस बार जल्दी जल्दी बढ़ेगा, यस इस बार जल्दी जल्दी बढ़ेगा। इस बार आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ का पैटर्न आपको मिलेगा ऐसा, देखो रूट से आप इस तरफ जाओ, कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, 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 तो कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन ग्राफ में ऐसा नहीं बढ़ेगा कि ग्राफ देखो पहले बहुत कम था कंसंट्रेशन, है ना, पहले देखो कंडक्टेंस बहुत कम था, सॉरी कंडक्टेंस देखो बहुत कम था, यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, पिछली बार कंडक्टेंस यहाँ पे था, क्यों, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, इस बार ये वीक है, तो पहले कंडक्टेंस बहुत कम था, फिर यहाँ से इस बार ऐसे भागेगा, ऐसे पिछली बार कैसे भाग रहा था, धीमे धीमे ऐसे लगभग लगभग ऐसे ही था पिछली बार, देखो पिछली बार अगर आप चेक करें तो ग्राफ लगभग लगभग ऐसे ही तो था, बस हल्का सा मतलब नाम के लिए हल्का सा उठा था, देखो बस। इस बार ग्राफ ऐसा नहीं होगा, इस बार ग्राफ ऐसे भागेगा एकदम से रॉकेट की तरह, लेकिन दोनों के उड़ने के तरीकों में अंतर है मेरे दोस्त, ये जहाज उड़ रहा है वो रॉकेट उड़ रहा है, जहाज ऐसे चलता है, जैसे जहाज किसी एयरपोर्ट को छोड़े तो ऐसे धीमे धीमे उड़ता है, रॉकेट ऐसे उड़ता है, तो ये जहाज उड़ रहा है, यहां रॉकेट उड़ाएंगे, खड़ाक से यहां जाएगा, खड़ाक से गया। तो बताइए इस प्रकार का जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा, समझ में आया? रीजन समझ में आया, पॉइंट कैसे ढूंढे हम लोगों ने, अब इसमें पॉइंट ढूंढना, ऐसे करके पॉइंट बना लो, एक पॉइंट ढूंढते जा रहे हो, मिला मिला के ग्राफ बना रहे हो, मतलब ठीक है, लेकिन आपको पैटर्न समझ में आया कैसे ग्राफ प्लॉट हुआ, यस ठीक है भाई। अब मेरे को एक बात बताना, ये ग्राफ आगे चल करके ऐसे पैरेलल हो जाएगा, अब जब ये ग्राफ आगे पैरेलल हो जाता है, कट नहीं करता, कि हमको कैसे पता चलेगा कट नहीं करेगा, क्योंकि ध्यान दीजिए मोलर कंडक्टेंस जो होता है वो रूट सी के साथ कुछ वैसा ही रिलेशन रखेगा जैसा अल्फा के साथ लगता है, क्योंकि अल्फा सी तो आया कंसेप्ट पूरा, तो अल्फा किसके साथ रिलेशन रखता है, रूट सी के साथ, कैसा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू देखो 1/√c, ठीक है, और अगर अल्फा बढ़ेगा, देखो कंसंट्रेशन आपने क्या किया, कम किया, तो अल्फा क्या हो गया, बढ़ गया, अल्फा बढ़ गया तो उसी प्रोपोर्शन में क्या बढ़ गया, मोलर कंडक्टेंस बढ़ गया, तो इसका इन दोनों का एक जैसा कनेक्शन है, तो इसका इसके साथ वही रिलेशन होगा जो इसका इसके साथ है। तो बताइए मोलर कंडक्टेंस का रूट सी के साथ वैसा रिलेशन होगा कि अगर आप एक को 0 की तरफ ले जाएंगे तो दूसरा इनफिनिट की तरफ जाएगा, इसको अगर 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये इनफिनिट की तरफ जाएगा, देखो कहां जा रहा है, इनफिनिट की तरफ जा रहा है, समझ पा रहे हैं? हेलो, कौन से लॉ की मदद ले रहे हैं हम लोग, पोस्ट वॉल्ट डाइल्यूशन। तो बताइए ग्राफ कट करेगा या फिर ऐसे पैरेलल होकर के ऐसे चलता जाएगा जिंदगी भर साथ साथ, तो ये कट नहीं करता, जब कट नहीं करता अब क्या कहोगे, अब कहोगे ये कि भाई साहब अगर इसमें समझाया जाए
जगह नहीं बची तो यहां लेते हैं ब्लॉक, ठीक है। सुनो, यहां पे समझाओगे कि अगर मान लो मैंने रूट सी को 0 की तरफ टेंड किया, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ टेंड किया, ठीक है, यानी कि डाइल्यूशन इनफाइनाइट की तरफ टेंड किया, जैसा कि इस पॉइंट पे हो रहा है, ठीक है। जब ऐसा करेंगे तो डाइल्यूशन जब इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो उस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टेंस है उसे आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोलेंगे, और उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ पा रही है। देखिए उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू आ नहीं रही, क्यों? क्योंकि फाइनाइट वैल्यू तब आती है जब ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करता है। मान लो ग्राफ ऐसे बढ़ते 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 कट कर जाता तो आप निकाल लेते फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये कट ही नहीं कर रहा है, ऐसे साथ साथ चलते जा रहे हैं, ऐसे चलते कहां तक? इनफाइनाइट तक। तो कभी ये कट ही नहीं करेगा, तो आप ये डेफिनेट वैल्यू कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। अनडिफाइंड है, इनफाइनाइट, फाइनाइट नहीं तो मतलब इनफाइनाइट। तो मोलर कंडक्टेंस आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस मेथड से आप ये इंटरसेप्ट इस बार निकाल नहीं पाते हैं, इसका मतलब एक्सट्रापोलेशन नहीं लग पाता है। यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की फाइनाइट वैल्यू नहीं आती है। तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे इट मींस extrapolation method is not applicable. कितनी बात समझ में आई? ताबड़ तो टोटली नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर कंक्लूजन। इट मींस एक्सट्रापोलेशन मेथड। एक बार आवाज चेक करना, आवाज कुछ लोग कहते कम आ रही, ज्यादा आ रही है। मेरे को दो बार जरा दो मोड में सेट करो ना, एक मिनट में दो मोड में सेट कर रहा हूं, है ना। कम आ रही किसमें, कम किसमें, दो मोड में बताना किसमें ज्यादा किसमें कम। एक तो जो भी चल रहा है, एक मिनट सुन लेना जरा, एक तो भी चल रहा है जो, वो ठीक है, या फिर एक जो मैंने अब किया वो ठीक है। पुराना वाला ठीक था या अब ठीक है? जल्दी से बताओ, पुराना वाला ठीक है या अब ठीक है? पुराना वाला ठीक है। लोग अलग ही बताते रहते हैं, सही चल रहा है सब कुछ, कुछ की तो क्या दिक्कत ही रहती है हमेशा। कुछ लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, उनको हमेशा दिक्कत है। अच्छा ना, कुछ लोग स्वयं में एक दिक्कत है। समस्या सब उनके भीतर होती है, वो समाज में तलाशते हैं। देखिए, इट मींस एक्सट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल। ऐसे लोग होते हैं सिलेक्शन जब नहीं हो तो कहते हैं एग्जाम सेंटर अच्छा नहीं पड़ा था मेरा, क्योंकि बहाने सुनो भाई, जैसे बहाने मारेंगे कि मैंने ओएमआर ऊपर नीचे भर दी थी, सबसे फिट बहाना आजकल ये चलता है। घर में कहेंगे पेपर क्यों नहीं हुआ, कहेंगे पेपर पूरा सही हुआ था, एक नंबर जैसे एक का आंसर था दो से शुरू किया था मैंने, ओएमआर ऊपर नीचे भर दी। ये सबसे हिट चल रहा है आजकल लेटेस्ट। दूसरा, एग्जाम सेंटर में पंखा नहीं चल रहा था, मेरी सीट पे खुरदुरी सीट थी। इससे कुछ नहीं होता भैया, जमीन में बैठ के दोगे ना, होना हो तो हो जाएगा। यार उसने पानी नहीं पिलाया इसलिए मेरा मूड खराब हो गया। इट मींस एक्स्ट्रा टूल पे थोड़ी आयो, एक्सट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए भैया, जब भी आप तैयारी करिए तो एक नॉर्मल कमरे में मतलब बैठ के पढ़ा करिए, पेपर पर लगाया करिए, क्योंकि अगर आपकी आदत पड़ जाएगी, वो सब एसी वेसी में बैठ गए ना, गर्मी में एग्जाम होगा, एसी में बैठ के आपकी आदत लग गई, वहां भी दिक्कत होती है फिर, है ना। ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्या कि नॉर्मल पंखे में एकदम आराम से बैठ के पेपर पर लगाया करिए, क्योंकि वहां पर एसी थोड़ी मिलेगा हर जगह। जहाँ सेंटर पे जाएंगे तो घर जैसा माहौल लगना चाहिए, एकदम नॉर्मल बैठ के लगाया करिए, ठीक है। बहुत सोफिस्टिकेटेड में बैठ के करेंगे सब चीजें तो फिर वहां पे आपको दिक्कत अजीब लगेगा। इट मींस एक्सट्रापोलेशन मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि एक्सट्रापोलेशन मेथड सिर्फ स्ट्रांग के ऊपर काम करता है। इस पे एक सवाल आता है, इस पे एक सवाल आता है, पोल करा स्टार्ट। %88 का सही हुआ। चैतन्य, ध्रुविता, प्रियांशु, सही जवाब क्या भैया? एक्सट्रापोलेशन मेथड इज नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल पूछा मतलब किस पे लागू नहीं होता, तो स्ट्रांग पे होता है और वीक पे नहीं होता है, बराबर, तो वीक पे नहीं होता। क्लियर सब? नेक्स्ट पे चलें, कर लेंगे स्टेप के साथ। अब तो और अंदर चलते हैं। अब देखिए, दो ग्राफ आपने पढ़ लिए, स्ट्रांग का एक वीक का, दोनों के रीजन समझ में आ गया आपको? बताइए बड़ा रीजन किसके पास है? थोड़ा गहराई में चलना पड़ेगा बात में आपको, है ना, क्योंकि एक एक करके तो अभी और बहुत कंसेप्चुअल बातें इसमें आने वाली है। तो अभी आप मेन बात ये समझिए कि बड़ा रीजन किसके पास, इसके पास छोटा रीजन है। देखो, इसका अल्फा सेम था, आयन सेम थे, इंटरेक्शन कमजोर हो गया, मोबिलिटी बढ़ गई। इसका मेन रीजन है मोबिलिटी। मेन रीजन क्या है इसका? मोबिलिटी, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है? नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना, ठीक। बड़ा रीजन इसके पास है, इसलिए इसका ग्राफ जल्दी जल्दी बढ़ता है। क्लियर? एक पॉइंट क्लियर, ये मैं आगे यूज करूंगा बातों में, जो भी मैंने बात बोली याद रखना भाई। बड़ा रीजन इसके पास था, वीक के पास, इसलिए वीक वाले का ग्राफ जल्दी जल्दी बढ़ता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और छोटा रीजन किसके पास था? स्ट्रांग के पास, इसलिए छोटे स्ट्रांग वाले का ग्राफ धीमे धीमे बढ़ता है। देखो, उसके पास छोटा रीजन है, ठीक है, रीजन दोनों के पास है। अच्छा,
लौट आओ भैया 9 नंबर पे। अब एक एक करके मैं दोनों को थोड़ा सा और खोलता हूं। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का आपने ग्राफ पढ़ा, उस पर एक और सवाल आता है। उसकी जो इक्वेशन बनाई है, अच्छा जो वीक की इक्वेशन उसका तो आपको आइडिया है कहां से है भाई? वीक का कोई ग्राफ आया, ठीक है, ये ग्राफ आया, तो ग्राफ तो किसी इक्वेशन से आता है ना। तो ग्राफ किससे आया? देखो इस इक्वेशन से आया। ये अल्फा और रूट सी का रिलेशन, और अल्फा और मोलर कंडक्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है भाई। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, तो इसका इसके साथ भी वही कनेक्शन हो गया, सेम कनेक्शन, इसीलिए ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये ग्राफ एक्सप्लेन है ना भाई, कैसे बना, कैसे एक्सप्लेन है बताओ? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज ठीक है। हाँ, मैं क्या पूछ रहा था कि भाई साहब ये ग्राफ कैसे बना, इसका कोई नेचर आप डिफाइन करिए। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे पहले हमने ये कंसेप्ट डिफाइन किया। देखो पहले हमने ये कंसेप्ट डिफाइन किया, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसे पढ़ चुके हैं, ये हुआ, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये आया, फिर ये आया। फिर इससे जो है, इससे या इससे मिला लीजिए, या इससे मिला लीजिए, इन तीनों को एक ही बात तो है, इनमें से कोई भी उठा लो, इनसे कनेक्ट कर दिया मोलर कंडक्टेंस को। अल्फा जब बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ेगा, तो मोलर कंडक्टेंस और अल्फा का एक जैसा कनेक्शन है, तो मोलर कंडक्टेंस का रूट सी से वैसा ही ताल्लुक होगा जैसा अल्फा का रूट सी से था। इसीलिए देखिए यहाँ पे रूट सी आता है भाई। मोलर कंडक्टेंस से ज्यादा किसका ग्राफ बना रहा है? रूट सी का बना रहा है। इसीलिए आप मोलर कंडक्टेंस के साथ रूट सी का ग्राफ बनाते हैं, सी का नहीं बनाते। समझ पाए रीजन क्या है? ये ग्राफ एक्सप्लेन कहां से है? अब आपको ये वाला ग्राफ थोड़ा समझना होगा, इसके पीछे जाइए, इस ग्राफ को थोड़ा और खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए हम इधर आ गए, यहां पे आए, ग्राफ कैसा है भी? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सरल रेखा। तो कोई इसकी इक्वेशन तो होगी ना। तो इसकी इक्वेशन दी थी डेबाई हकल ऑन सेगर ने, का नाम था डेबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन, ठीक है। कहीं बीच में क्या माइनस लगाया? डैश, डैश थे, ठीक है। डेबाई हकल ऑन सेगर इक्वेशन। तो बताइए यहां पे मोलर कंडक्टेंस की इक्वेशन बनाई उन्होंने, ये यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस ये वाला है, ये वी डायल्यूशन पे, और ये वाला इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। देखिए ये इक्वेशन उन्होंने कहां से दी? इक्वेशन इसी ग्राफ की मदद से। पहले ये इक्वेशन डिफाइन करिए, उसके बाद ग्राफ ही बनाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन है इस ग्राफ की, तो ये स्ट्रेट लाइन आया है, तो इसका ये इक्वेशन फॉलो करिए। अब देखिए यहाँ पे चेक करिए, इसको लिया गया वाई एक्सिस में, ठीक है, रूट सी को लिया गया एक्स एक्सिस में, और माइनस भी हो जाएगा स्लोप, और ये जो टर्म है ये बन जाएगा इंटरसेप्ट। क्लियर? वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, यानी कि ग्राफ का नेचर कैसा? स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे चर्चा लेते हैं थोड़ी सी, ये कौन है और वो कौन है, ये दोनों कौन कौन है, लिखिए लेते हैं, दो चार कंफ्यूज होते हैं। ये मोलर कंडक्टेंस एट वी डायल्यूशन, भी नहीं, वी डायल्यूशन, वी डायल्यूशन, भी। और ये कौन है? मोलर कंडक्टेंस, मुझे विक्ट्री चाहिए, इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्मॉल बी कौन है? स्मॉल बी ये जो है, ये देखो स्लोप से कनेक्टेड है पहली बात तो देखो ये वाई एक्सिस पे लिया आपने, अरे बस गलत चीज चल जाती है। हाँ, ये देखो ये वाला आपने वाई एक्सिस पे लिया हुआ, ठीक है। ये रूट सी आपने देखो एक्स एक्सिस पे लिया हुआ, देखो ये वाई और ये एक्स हो गया। तो ये जो माइनस बी ये स्लोप बन जाएगा, और ये जो ये इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला डेटा ये इंटरसेप्ट बन जाएगा, मतलब ये इंटरसेप्ट, ठीक है। सवाल होता है यहाँ बी को एक नया टर्म ला देंगे, ये तो पता है आपको, ये तो पता है, रूट सी आपको पता है, बी क्या है? तो बी है डेबाई एकल ऑन सेगर का खुद का एक कांस्टेंट, ठीक है। तो बी का नाम है डेबाई एकल ऑन सेगर कांस्टेंट, ठीक है। ये बात हो गई। अब ये बात जाने के बाद इसको थोड़ा समझें, इस पे क्या सवाल बन सकते हैं। 10 नंबर का हो गया, ये इंपॉर्टेंट है काफी, इस पे सवाल आते हैं, तो समझिए थोड़ा। इक्वेशन को अगर आप थोड़ा समझना शुरू करें, तो यहाँ पे जो बी आया है, एक टर्म है ना बी, आपकी बी ही बोल रहे हैं, हाँ पिछले आपकी बी बोल रहे हैं, बी। तो देखिए ध्यान से, तो इसलिए वी को वी और बी को बी बोला करेंगे, तो पता नहीं चलेगा क्या बोला आपने। तो बी जो है इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये पहली बात तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। फिर क्या है? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। वैसे जैसे पहले आपने सॉल्यूशन पढ़ा था, याद है? तो मौका बदल जाने में बदल जाया करता है, और मौके बहुत कम बदलते हैं, इसलिए इसको कांस्टेंट भी बोला हुआ है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट यूनिवर्सल नहीं है, ठीक है, नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब सवाल उठता है कि अगर यूनिवर्सल नहीं है तो ये डिफाइन क्या करता है? तो कहेंगे स्लोप डिफाइन करता है, ग्राफ का स्लोप। जैसे ग्राफ बनाएंगे ना ऐसा, तो ग्राफ का स्लोप कैसा है, मतलब स्लोप का मतलब ग्राफ ऐसा है, या फिर ग्राफ ऐसा है, या हल्का सा ऐसा है, कहां टिल्ट होगा, ऐसे 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 ऐसे, कितना टिल्ट होगा, कितना टिल्ट, ऐसे तो नहीं बनेगा, ऐसे तो नहीं बनेगा, लेकिन हल्का सा भी टिल्ट हुआ तो कितना टिल्ट हुआ, इतना इतना, ये कौन डिफाइन करेगा? ये बी डिफाइन करेगा। तो ग्राफ कितना टिल्ट होगा वो स्लोप डिफाइन करेगा, ये भी, ठीक है। अच्छा, इसको इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। 11 नंबर पे, अगर बी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट, तो बी डिपेंड करेगा कुछ चीजों पे। तो वैल्यू ऑफ बी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नंबर 2 नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर 3 तापमान। यानी कि बी डिपेंड करता है खेलने वाले लोगों पे, है ना, खेलने वाले लोगों पे और खिलाड़ियों पे, ठीक है, सॉरी माहौल पे।
खेलने वाले लोगों पे और माहौल पे। मुंह टेढ़े मुंह वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, क्या हो गया? कल 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 स्पैमर्स स्पैमर्स, काले नीले पीले, ठीक है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और टेम्परेचर पे 3 बातों पर डिपेंड करता है। इसमें से ये दो है ना, ये कौन है खिलाड़ी है, देखिए क्या मिलाया किसमें मिलाया, ये 2 बातें होगी। और है ना, और तीसरा पॉइंट तापमान कैसा लिया, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है। चलिए अब मुद्दा अगला ये है कि जो टेम्परेचर है वो जनरली, या मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लेके देखें, आप 25 डिग्री लेके बैठे रहते हैं, क्यों? यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप क्या करेंगे, कंडक्टेंस निकालेंगे या सेल बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, कंडक्टिविटी सेल बनाएंगे। भाई कंडक्टेंस वगैरह जो मेजर कर रहे हैं आप कहां से मेजर कर रहे हैं, सेल बना के ना। तो सेल आप कितने डिग्री पे रखोगे, कमरे के तापमान पे रखोगे। चलो बैटरी लेके नीचे बर्नर गर्म करना है, यानी भैया बैटरी ली बर्नर लगा दिया नीचे, फिर गर्म करूंगा, खुद देखूंगा धमाका होता है क्या, है ना। तो पता लगा धमाका हुआ, आपका मुंह टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं करना है। अब देखिए, तो 2 बातों पर डिपेंड करता है, सही में टेढ़ा हो गया पता लगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है क्योंकि पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 25 डिग्री लेके चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुद्दा उठता है कि ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, इनको समझ लेते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या संबंध है इस बात का, 12 नंबर पे आइए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या संबंध है इसका, ठीक है। अब टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से क्या समझा जाए, एक मिनट, चलिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे आ जाइए। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को समझा जाए तो यहां पे क्या मतलब है, एक 1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। एक 1 टाइप है, एक यहां पे 2 टाइप है, एक यहां पे 2 टाइप है, ठीक। अब आपको बताना है कि जैसे आपको पहचानना हो कि सपोज मैंने आपसे कहा कि NaCl आ गया, मान लो, क्या लगता है आपको NaCl किस टाइप का है? NaCl 1 टाइप का, ठीक है, समझ में आती बात। अच्छा, Na2SO4 किस टाइप का है, 1 2 या 2 1? हाँ भाई, Na2SO4 किस टाइप का है, 1 2 2 1 2 1 2 1। चलो पोल करा देते हैं, 1 2 वाले A, 2 1 वाले B, ठीक है। हो गया, देखो इतना दिमाग जितना मुंह टेढ़ा करने में लगाते हो इतना इसमें लगाओ, कुछ भला हो जाएगा, नहीं। हाँ, अब समझो 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 गुरु, बात को समझो। तो मुद्दा ये है, तो सही निकाला ये सही चीज को ना। अब मुद्दा ये है कि यहाँ 1 टाइप जो है 37% लोग का सही हुआ, चैतन्य सुकृति कोयना। देखिए यहाँ पे जो टाइप लिखा जाता है उसका कनेक्शन होता है चार्ज से। 1 टाइप का मतलब ये है कि जो पहला वाला हो, जैसे Na हो तो उसके ऊपर +1 चार्ज हो, और दूसरा वाला क्लोराइड है तो उसके ऊपर -1 चार्ज हो। तो 1 का मतलब ये चार्जेस है, ये 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। 1 2 टाइप का मतलब होता है, जैसे सोडियम ले लो तो उसके ऊपर +1 है तो 1 चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, और सल्फेट अगर आप ले लें तो उसके ऊपर -2 चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज 2 है। तो ये 1 2 टाइप है, ये है 1 2 टाइप, बराबर। तो यहां से देखा जाता है 1 2 टाइप है। तो आपसे पूछा जाए भाई साहब Na2SO4 किस टाइप का है, तो आप कहेंगे 1 2 टाइप। तो एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो पहला एग्जांपल, पहले तो आपको एग्जांपल ही क्लियर होने चाहिए भैया, नहीं तो कहानी ही खत्म हो जाएगी। इसका एग्जांपल कोई पूछे NaCl KCl, इसका एग्जांपल कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे Na2SO4 जैसे लोग। तो 1 2 का मतलब होता है चार्जेस, +1 -2, ये मतलब इसका +1 अगले वाले का -2, ये होता है 1 2 का मतलब। ये नहीं होता कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 हो जाए, समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो अगला एग्जांपल आप खुद सोच सकते हैं। अगला एग्जांपल आप देखेंगे इसमें K2SO4। फिर आपसे पूछा जाए बताओ कि 2 1 टाइप का एग्जांपल बताओ, कोई 2 1 टाइप का फिर कौन सा बताओ, CaCl2, समझ में आया? तो देखिए यहाँ पे आप लेंगे कैल्शियम +2 वाला, 2 हो गया, क्लोराइड ले लो -1 वाला, तो ये 1 हो गया। तो ये हो गया 2 1 टाइप, ठीक है। तो ये हो गया 2 1 टाइप। तो 2 1 टाइप में कौन कौन से आ सकते हैं, CaCl2 आ सकता है, MgCl2 इस टाइप के लोग आ जाएंगे। अगला बताओ 2 2 टाइप में कौन आ जाएगा बताओ, जैसे कैल्शियम के ऊपर +2 ले लो, सल्फेट के ऊपर -2 ले लो, तो CaSO4 MgSO4। कितनों को इतनी बात समझ में आ गई? अब लिख के बताओ, ठीक है। हाँ, चलिए अब उसके बाद अगला मुद्दा है कि इसको और समझते हैं जरा। पहले तो आपको 1 2 1 1 टाइप समझ में आ गया, तो 4 से मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ +1 है, यहाँ 2 है तो इसको बोलेंगे 1 2 टाइप, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो इसको बोलेंगे 2 1 टाइप। तो ये स्टैंडर्ड है, बिल्कुल इसी को फॉलो करना है।
अब अगला पॉइंट आता है कि इससे में क्या मतलब समझ में आया कि देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपको 4 दिखा दिया, तो अगर इसमें सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप उठाएंगे, है ना, सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो जैसे ये दोनों कौन है, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, बराबर, ये दोनों सिमिलर टाइप है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है ना, ये सिमिलर है, ये सिमिलर सिमिलर सिमिलर। अब मान लो मैं आपसे कहता हूं कि बी किस पर डिपेंड करता था, बी 3 बातों पर डिपेंड करता था, है ना, पहली बात आपने इलेक्ट्रोलाइट कैसा लिया, किस टाइप का, 1 1 टाइप या 1 2 टाइप, इस पर डिपेंड करता है। दूसरा दूसरा डिपेंड करता है कि स्लोप, इस बात पे स्लोप की बात हो रही, ध्यान दीजिए, स्लोप स्लोप इस बात पर डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट कैसा लिया। अच्छा, सॉल्वेंट जो आप लेते हैं पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पानी ही लेते हैं, है ना, तो हर जगह आपको पानी मिलना है, तो ये तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ये फिक्स हो गया। टेंपरेचर आपको 25 डिग्री लेना, ये भी फिक्स हो गया। तो ये दो चीजें जनरली बदलती ही नहीं है, तो ये तो दो चीजें बदलेंगी ही नहीं, बदलेगा सिर्फ एक पॉइंट, कौन सा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और अगर वो भी सेम हो गया तो फिर बी भी सेम हो जाएगा, अगर वो भी सेम हो गया तो फिर बी भी सेम हो जाएगा। इसका मतलब अगर मेरे को बी को सेम करना है तो मुझे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को सेम लेना पड़ेगा, मतलब इन दोनों का बी सेम होगा, 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 इन दोनों का बी नहीं सेम होगा, इन दोनों का नहीं सेम होगा, इन दोनों का नहीं सेम होगा। समझ में आ रही बात? तो अगर सिमिलर टाइप आप लेते हैं तो उनका बी सेम होगा। क्लियर था पॉइंट? जैसे उदाहरण के तौर पे 13 नंबर, 13 नंबर पर अगर मैं चर्चा करूं, आपसे कहता हूं कि भाई साहब एक Na2SO4 है और एक K2SO4 है। क्वेश्चन देखो बेटा का ग्राफ, आपसे पूछा जाएगा बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ इनके लिए सही पैटर्न दिखा रहा है। कौन किसका, ये नहीं बताना है, बस ये बताना है कौन सा पैटर्न इनमें चारों में से सही लग रहा है आपको। 5 ले लो, ठीक है, ठीक। ये जो पिले हुए हैं लगे पढ़ नहीं रहे, लगे मत दबाने में इमोजी। ये पूछते फिर अगली बार कि नीट का फॉर्म कब आ रहा है, आया नहीं अभी तक, हर साल ये पूछते रहते नीट का फॉर्म कब आया, अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी मौज ले रहे हैं जिंदगी की, पढ़ लो भैया, फिर अगली बार पूछना पड़ेगा कब आएगा। तो आप अपना वाला फॉर्म ढूंढो, नीट का तो आता रहता है, आपका कब आएगा ये देखो, है ना, अभी पढ़ने दिमाग लगाओ, इस सब दिमाग लगाओ गुरु, तो फिर अगली साल फिर से भाई कहानी नए सिरे शुरू करनी पड़ती है। फिर कहते हैं मैं बहुत सालों से तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मेरा हो नहीं रहा है। जब होना था तब तो आप कुछ और कर रहे थे, है ना। मौज लो जिंदगी, पहले आपने जिंदगी की मौज ली, जिंदगी आपकी ले रही है। एक टाइम पे एक ही आदमी मौज लेता है। चलो भाई, ये 5 ग्राफ है, अभी 5 ग्राफ आपको बताना इन 5 ग्राफ में क्या चल रहा है, ठीक है, कौन सा पैटर्न इनके लिए सही है, ये दो व्यक्तियों के लिए कौन सा पैटर्न सही, मतलब ये नहीं बताना कि Na2SO4 का कौन सा, K2SO4 का कौन सा, बस पैटर्न पहचानना, ठीक है। 5 ऑप्शन है तो पोल स्टार्ट, 5 ऑप्शन का पोल करा रहे हैं। बयालीस % का सही हुआ भैया, अब यहां लगाना था दिमाग आपको। चैतन्य कोयना मोहित, देखो भैया अगर दो सिमिलर टाइप के आपने इलेक्ट्रोलाइट लिए, देखो ये दोनों सिमिलर टाइप है, दोनों किस टाइप के अगर पूछे तो आप कहेंगे दोनों हैं, ये देखो Na+1 K+1 SO4 - 2 SO4 - 2 1 2 टाइप है। तो अगर सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं, है ना, तो बताइए पहला वेरिएबल सेम, ये सेम हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेम है ये हर सवाल में, टेम्परेचर सब में सेम ही है, तो बी भी दोनों का सेम होगा। अगर बी सेम हो गया तो बी था क्या, स्लोप से रिलेटेड था, स्लोप यहाँ पे कौन है, स्लोप भी तो -b, तो अगर बी सेम हो गया तो स्लोप भी सेम होगा। तो अगर स्लोप सेम हो गया तो ग्राफ जो स्लोप दिखा रहा है वो दोनों में एक जैसा दिखाएगा, तो ग्राफ जो स्लोप दिखाएगा वो दोनों में अगर एक जैसा दिखाएगा क्योंकि दोनों का बी सेम है, तो स्लोप एक जैसा होने का मतलब होता है दोनों का जो ये मामला है पैरेलल होगा। और पहली बात तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो लंबे में गलत है, फ्लैट ग्राफ कर्व कहां से बन जाएगा, और ये भी लंबे में गलत है, ये वाला ग्राफ का पैटर्न कहीं से मिल नहीं सकता, वीक में मिलता है, ये भी बहुत लंबे में एक घट रहा है एक बढ़ रहा है कहां से, और दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का स्लोप तो सेम है, लेकिन यानी ये स्लोप सेम है लेकिन इंटरसेप्ट सेम। आपसे पूछे क्या दोनों के ग्राफिक जैसे होंगे, फिर क्या दोनों के ग्राफिक जैसे मैच कर जाएंगे, बिल्कुल नहीं, मैच थोड़ी करेंगे, Na2SO4 अलग है और K2SO4 अलग है, तो ग्राफ मैच नहीं करेंगे तो क्या मैच करेगा फिर ग्राफ में दोनों का स्लोप मैच करेगा, स्लोप तो मैच कर जाएगा, लेकिन ध्यान दीजिए इंटरसेप्ट अलग अलग होंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट डिफाइन होते हैं कि आप मैक्सिमम कितना कंडक्टेंस दे पा रहे हैं, इंटरसेप्ट डिफाइन हुआ कि आप मैक्सिमम कितना कंडक्टेंस दे पा रहे हैं, तो इनमें से एक कम देगा एक ज्यादा देगा, क्योंकि सल्फेट तो कॉमन है, सोडियम पोटेशियम अलग है, अब सोडियम पोटेशियम में कौन ज्यादा देता है, क्यों ज्यादा देता है, एक्वस फॉर्म में वो चर्चा आगे होगी, वो चर्चा आगे होगी, मतलब इनमें से किसका ग्राफ ऊपर बनेगा किसका नीचे बनेगा, सोडियम वाले का ऊपर या पोटेशियम वाले के ऊपर, वो चर्चा आगे होगी, लेकिन फिलहाल किसी एक का ऊपर किसी एक का नीचे बनेगा ये कंफर्म है, यानी कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, बात समझ में, दोनों का एक जगह पे एकदम ओवरलैप हो जाए ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये होता है मैक्सिमम कंडक्टेंस। क्यों होता है मैक्सिमम कंडक्टेंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो इंटरसेप्ट आया है वो है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन यही तो होता है ये, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन करने पे मैक्सिमम कितना कंडक्टेंस दे पा रहे हैं, ये तो सबका अलग अलग होगा ना, तो सबका इंटरसेप्ट भी अलग अलग होगा, ध्यान दीजिए इन दोनों का इंटरसेप्ट तो अलग अलग होगा, इन दोनों का इंटरसेप्ट तो अलग अलग होगा, इसका अलग इंटरसेप्ट इसका अलग इंटरसेप्ट, लेकिन दोनों का स्लोप सेम होगा, तो ग्राफ ये सही है ये वाला, कितना बस समझ में आ गया, क्लियर मामला।
तो ये कंसेप्चुअल सवाल है, ये करने के लिए मतलब आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर तो जिंदगी तो चली रही है। अब मुद्दा उठता है किसका ग्राफ ऊपर किसका नीचे, वो हम आगे पढ़ेंगे। वो किस पे डिपेंड करेगा कि Na प्लस एक्वस ज्यादा कंडक्टेंस रखता है या K प्लस एक्वस ज्यादा कंडक्टेंस रखता है, इनमें से कौन और क्यों, उस पर चर्चा आगे होगी। और जो ज्यादा रखेगा उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा, भाई दोनों में जो ज्यादा रखेगा उसका ग्राफ ऊपर हो जाएगा, क्योंकि सल्फेट तो कॉमन है दोनों में। तो किसका ग्राफ ऊपर किसका नीचे वो यहां से डिसाइड होगा, लेकिन फिलहाल रहेगा दोनों का पैरेलल, ये कंफर्म है, और दोनों का अलग रहेगा, ओवरलैप नहीं करेगा, ये कंफर्म है। ये गलत है, ये सही है, और ये सब तो बहुत लंबे गलत है। तो ये सारे ग्राफ गलत है, ये ओके। चलें एक कंक्लूड कर लेते हैं बात को 14 नंबर पे, फिर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, 1 घंटे के ऊपर हो गया ना, तो 14 पे और एक कंक्लूजन लिया जाए। इट मींस द वैल्यू ऑफ बी। सवाल समझ पा रहे किस टाइप के से बनते हैं। द वैल्यू ऑफ बी विल बी सिमिलर फॉर सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट present in same solvent at the same temperature। ठीक है, तो बी की वैल्यू सेम होगी अगर सिमिलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आते हैं, सेम सॉल्वेंट में होते हैं और सेम टेम्परेचर पे। तो तीन वेरिएबल थे, तीन वेरिएबल पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, सॉल्वेंट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है। तो सेम टेम्परेचर है, सेम सॉल्वेंट है जो कि होता है जनरली, और इलेक्ट्रोलाइट का टाइप भी सेम है, तो फिर बी की वैल्यू भी सेम होगी। और अगर बी की वैल्यू सेम होगी तो फिर स्लोप भी सेम होगा। देखिए बी की वैल्यू अगर सेम होगी तो इसका मतलब स्लोप भी ग्राफ का सेम होगा। स्लोप सेम होने का मतलब होता है ग्राफ पैरेलल बनना, ओवरलैप करना नहीं। ओवरलैप करना इंटरसेप्ट से डिसाइड होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू या फॉल्स से पूछा जाए तो ये ट्रू है। यहां पे बात खत्म हो जाती है। अब हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद शुरू होगा सेकंड पॉइंट। एक्सट्रापोलेशन समाप्त हो चुका पूरी तरीके से, आपको कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रापोलेशन में, किसी किताब से कुछ नहीं पढ़ना, ना एनसीईआरटी देखनी आपको खोल के, सिर्फ आपको जितना पढ़ा जा रहा है उतना पढ़िए और सब कुछ खत्म है। ठीक है, तो एक्स्ट्रापोलेशन खत्म, ये मेथड खत्म। अगला मेथड शुरू कर रहे हैं हम लोग इसके बाद ब्रेक के बाद, कोलवास लॉ, ये खत्म करेंगे कोलवास लॉ ब्रेक के बाद। फटाफट आइए और 3 मिनट के बाद चैट बंद हो रही है। चलिए स्टार्ट। ठीक है, तो कोलवास लॉ पे पहला काम खत्म, सेकंड पहले सेकंड का नाम है कोलवास लॉ। रेडी सब लोग? तो ये पढ़ चुके हैं। सवाल लगता है ये पढ़ने के बाद ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, पहला पॉइंट ये भी क्लियर, आवाज आ रही है, ये भी लिखो फटाफट। ओके चलो अब सुनो ध्यान से। अगला मुद्दा है कि भाई साहब एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ लिया आपने,
तो कोलोस क्यों पढ़ने जा रहे हो, है ना? तो देखिए एक्सट्रापोलेशन से कौन सा काम हो गया, कौन सा काम हो गया, कौन सा नहीं हो पाया? वीक पे तो लगता ही नहीं है, वीक पे तो लगता ही नहीं है। तो वीक का जो मोलर कंडक्टेंस है वो डिफाइन ही नहीं हो पाया, फाइनाइट वैल्यू नहीं है इसकी। स्ट्रॉन्ग का तो हो गया काम, स्ट्रॉन्ग का काम बन गया, स्ट्रॉन्ग की तो फाइनाइट वैल्यू आ गई ना, तो स्ट्रॉन्ग का काम डन है। लेकिन ध्यान दीजिए वीक का काम नहीं बन पाया। तो वीक गरीबों को उसका हक दिलाने के लिए कौन आया? कोलोस। कोलोस कहता है मैं कुछ ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि वीक का भी मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायलेशन पे कुछ डिफाइन हो जाए, ठीक, उसकी वैल्यू निकला है। तो बताइए कोलोस को मार्केट में लाने के पीछे लॉजिक क्या है? एक्सट्रापोलेशन से आपको स्ट्रॉन्ग का आंसर मिल चुका था इनफाइनाइट डायलेशन पे, लेकिन वीक का नहीं मिल पाया, तो वीक का निकालने के लिए आपको नया मेथड लाना पड़ा, और वो नया मेथड है कोलोस लॉ। चलिए स्टार्ट करें 15 नंबर। तो अगला है कोलोस लॉ। इसके बारे में कुछ बातें कर लें पहले। तो नंबर 1 एप्लीकेबल, ध्यान सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वो तो था ही, है ना? एक्सट्रापोलेशन में जो आपको बताया कि डिवाइड वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कंफ्यूज रहते हैं लोग उसमें, तो वो से इंपॉर्टेंट था ये भी। कहीं से भी सवाल आ सकता है, एप्लीकेबल ओनली एट, और एक सवाल कंडक्टेंस आना तय है, मतलब 100% कंडक्टेंस एक सवाल आता ही आता है, ठीक है? तो एक सवाल या एक से दो सवाल तक कंडक्टेंस से आता ही आता है, और एक से दो सवाल सेल से आ सकता है। तो मतलब कुल मिला के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 3 सवाल करीब करीब आने की उम्मीद रहती है। अब वो इधर उधर कभी कभी होते रहते हैं, आपको तैयारी पूरी रखनी होगी, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी, इंपॉर्टेंट पार्ट भी चल रहा है। एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो बहुत ढंग से करिए इन चीजों को। नंबर 2 पॉइंट, इन दिस लॉ we assume that the alpha of degree of dissociation alpha will be equal to 1. %, डिसोसिएशन। सवाल उठता है किसके लिए? यहां से अगली कहानी है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट as well as for weak electrolyte also, for weak electrolyte also। क्या कह गया जरा समझिए, वो कह रहा है, पहले तो क्या कह रहा है वो सुनिए, पहले क्यों कह रहा हो तो अगली बात है। कोलोस का जो कानून है, पहली बात तो लगता सिर्फ इनफाइनाइट डायल्यूशन, मतलब इसको वी डायल्यूशन पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे, है ना? डेफिनेट डायल्यूशन पे लगाएंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे लगाएंगे, मतलब ये काल्पनिक है। काल्पनिक क्यों है? क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन लैब में कभी नहीं मिल सकता, तो मतलब ये मैथमेटिकल तो आप समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन आप सोचें लैब में मैं ढूंढ लूं इसको, दिखा दूं करके प्रैक्टिकल, तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन तो प्रैक्टिकली निकल ही नहीं सकता। तो मैथमेटिकली चीजें निकाली गई यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस लॉ के अंदर ऐसा एज्यूम किया जाता है, एज्यूम शब्द का प्रयोग हुआ है, देखिए एज्यूम किया जाता है कि अल्फा जो है 1 होगा, किसका? सबका, स्ट्रॉन्ग का भी वीक का भी। देखो स्ट्रॉन्ग का भी और वीक का भी, दोनों का। फिर भैया ऐसा कैसे? मैंने आनिक पढ़ी हुई है, फिर क्या पढ़ा है? फिर उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो KCl हुआ करता था और वीक इलेक्ट्रोलाइट जो एसिटिक एसिड हुआ करता था, दोनों का अल्फा अलग अलग होता था। स्ट्रॉन्ग का तो अल्फा 1 होता था, लेकिन वीक का तो बहुत कम होता था। यहाँ तुम कह रहे हो दोनों का 1 मानना है, हाँ बिल्कुल सी बात है, दोनों का 1 मानना है। तो आप कहेंगे वो फिर क्या गलत था? कह रहे नहीं वो सही था। वो कब था? वो वी डायल्यूशन पे था। पूरी आयनिक जो आप पढ़ते हैं, पूरी आयनिक चैप्टर वी डायल्यूशन पे चलता है। ध्यान दीजिए, आयनिक में आप कहते हैं ना 2 लीटर का सॉल्यूशन है एसिटिक एसिड का, 1 लीटर का सॉल्यूशन है, वहां पे इनफाइनाइट डायल्यूशन थोड़ी लिखे बैठे थे मेरे दोस्त। तो बताइए इनफाइनाइट डायल्यूशन वहां चल ही नहीं रहा था। जब चल ही नहीं रहा था, इसका मतलब ये सब अलग बात है, और जो आयनिक नाम ने पढ़ी थी वो अलग बात है। नंबर 1 उससे रिलेट नहीं करना। नंबर 2 बात, वो बिल्कुल ठीक बात है, अगर वी डायल्यूशन आप लेते हैं एसिटिक एसिड में तो अल्फा बहुत कम होगा, इसका सही बात है। लेकिन जब आप इसको इनफाइनाइट डायल्यूशन दे देंगे, इनफाइनाइट डायल्यूशन, तो अनंत पानी जब दिया जाता है, इतना सारा पानी, तो हर एक मान के चलेंगे कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट जाएगा, क्योंकि ध्यान दीजिए ये भी तो अपना अल्फा बढ़ाता है जब आप डायल्यूशन बढ़ाते हैं। तो आप जब इनफाइनाइट पानी देंगे तो मान के चलेंगे ये भी 100% टूटेगा और ये भी 100% टूटेगा। लेकिन ये assumption सिर्फ किस पे लिया गया? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। वी डायल्यूशन पे ये कार्यक्रम करना ही नहीं। क्लियर? तो आयनिक से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अल्फा क्या होता है? अल्फा डिफाइन कर चुके हैं पहले, अल्फा डिफाइन कर चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स, जिसने अल्फा नहीं सुना हो, यानी सुना तो सब नहीं होगा, केमिकल पढ़ चुके हैं आप, आयनिक पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, है ना? 1 मोल में से डिसोसिएट होने वाले कितने मोल है? वो अल्फा है, ठीक है? तो बताओ अल्फा की मैक्स वैल्यू क्या हो सकती है? अल्फा की मैक्स वैल्यू हो सकती है 1। तो यहाँ मैक्स वैल्यू मानी गई है। मान के चला गया कि हर एक इलेक्ट्रोलाइट 100% टूट रहा है और उसका 1 अल्फा चल रहा है, लेकिन ये सब कब चल रहा है? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। कोई भी बात वी डायल्यूशन पे नहीं की जा रही है, ये नंबर 1 बात, ठीक है? यानी कि पूरा कानून जो लिखा गया है, ये पूरा कानून ही इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो जब आप अनंत पानी ले आएंगे तो हर एक व्यक्ति 100% टूट रहा होगा, ये assumption लेकर के कानून को आगे बढ़ाया गया, ठीक? नंबर 16 पे आइए। अब यहाँ पे एक दो बातें और सुने। कोलोस लॉ में एक दो assumption और है। वी assume that each and every ion will give its maximum conductance। हर एक आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा होगा, irrespective of other ions। ये एक और लाइन इंपॉर्टेंट है। तो कोलोस में ये माना गया कि हर एक आयन जो होगा, ये मान के चलेंगे कि हर एक आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा होगा और उसको बाकी आयन से कोई लेना देना नहीं, मतलब बाकी आयन उसके ऊपर कोई इंटरेक्शन नहीं लगा रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखिए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे लॉ लगाया है। जब आप इनफाइनाइट डायल्यूशन पे लॉ लगाएंगे, इसका मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और जब वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही बिल्कुल ही बढ़ डाला आपने, वॉल्यूम इनफाइनाइट की तरफ ले गए, तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन शून्य की तरफ चला जाएगा, और इंटरआयनिक इंटरेक्शन का शून्य की तरफ चला जाएगा तो आयंस के बीच में कोई बातचीत ही नहीं होती है। तो एक आयन दूसरे आयन को डिस्टर्ब नहीं करता, तो हर आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस देगा, उसको दूसरे आयन से कोई मतलब नहीं है। जैसे एक बड़ा सा आपने समुद्र लिया
उसमें 5 मछलियां छोड़ दी, तो पांचों मछलियां अपना घूम रही है मस्त एकदम। इस मछली ने इससे कभी बात ही नहीं की। देखो जो यहाँ पे रह रही होगी उसको इससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, ये वाली इससे बात ही नहीं कर पाती कभी, क्योंकि बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं, ना के बराबर इंटरेक्शन। तो ये भी अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस देगी, जितना घूमना एकदम स्वतः लेवल को, चारों तरफ घूमो, जितना जहां तक जा सकती जाओ, ये भी अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस देगी, क्योंकि आयनिक मोबिलिटी मैक्स है। तो हर एक आयन अपना मैक्स कंडक्टेंस दे रहा होता है, ये अगला assumption है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर। बाकी आयंस को कोई इंटरेक्शन नहीं है, इंटरआयनिक इंटरेक्शन शून्य के आसपास है, इसका मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, ये इसका मतलब। ठीक है, अगला पॉइंट, मुख्य बयान। कोलॉस के वैसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन जो मेन बयान है वो आपको समझना होगा, क्योंकि उस पर सवाल आते हैं। तो कोलॉस का मेन स्टेटमेंट क्या कहता है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution will be equal to the sum of equivalent conductance of cation and anion at infinite dilution। इसको समझते थोड़ा, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद पहले तो इसी को समझते हैं, पहले इसी वाले को समझते हैं। इसको इसलिए समझते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि जनता को समझ में नहीं आया, बहुत सारे मुंह टेढ़े हो रहे हैं, इसको इसी को मैं 2-3 बार समझाऊं। पहले तो इसको समझते हैं पहले, तो इसके भी पहले, बल्कि मैं तो कहता हूं इसको समझते हैं। चलो पहले कोलॉस लॉ समझते हैं, ये भी छोड़ते हैं। कोलॉस, अब मैं इसको तब तक आपको समझाऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा। अब जो देखिए कोलॉस लॉ है, पहली बात तो वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे चलता है, ठीक है? इस लॉ में ऐसा माना गया है कि जो अल्फा है वो 1 के बराबर होगा, किसका? वीक का भी और स्ट्रॉन्ग का भी, बराबर? चाहे वो केसीएल हो चाहे वो एसटी, मेरे ख्याल से अभी बात नहीं समझी, फिर समझते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोलॉस लॉ है वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे चलता है, बराबर? इस लॉ में ऐसा माना गया है कि जो अल्फा होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी 1 मानेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी 1 मानेंगे। अल्फा क्योंकि क्या होता है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल, बराबर? अल्फा की मैक्स वैल्यू क्या होती है? 1। अभी भी नहीं समझ में आ रहा लोगों को, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, कोलॉस लॉ को अप्लाई कब किया जाता है? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, बराबर? अब इनफाइनाइट डायल्यूशन पे अप्लाई करेंगे तो इसमें पानी बहुत ज्यादा है, अब पानी बहुत ज्यादा तो अल्फा की वैल्यू 1 होगी, बराबर? अभी नहीं आ रहा लोगों को, लोग आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं बार बार समझा रहा हूं, फिर समझाते हैं। देखिए ध्यान से, आने लगा क्या? हाँ, आने लगा तो आगे बढ़ेंगे, मैं फिर से समझाऊंगा अभी। तो मतलब खेलूंगा आखिरी में ही, तो अगर आप ये सोचें कि आप खेलेंगे तो यकीन मानिए खेलूंगा आखिरी में ही, इसलिए पढ़ लो भैया आराम से, है ना? ये सब करने से कोई फायदा नहीं होता है, जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं फिर मैं टाइम बर्बाद करने पे आऊंगा तो मतलब खत्म हो जाएगा खेल, इसलिए पढ़ लो आराम से। तो देखिए आगे बढ़े, मेरी बात तो समझ में आ गई होगी। तो मेन स्टेटमेंट कोलॉस का सुनिए, है ना? ये आप अपने नुकसान कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो इसी को बार बार समझाता रहूंगा, मैं 10 बार समझाऊंगा इसी को, जब तक समझ में नहीं आ जाएगा। तो मेन स्टेटमेंट क्या है कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डायल्यूशन पे वो समेशन होता है, किसका? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। तो इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, पहली बात कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं आप, स्ट्रॉन्ग या वीक? पहला मुद्दा कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं आप, स्ट्रॉन्ग या वीक? आप कोई भी लें, कोलॉस दोनों पे लगता है ना? स्ट्रॉन्ग पे भी वीक पे, लेकिन लगता हमेशा किस पे? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। तो यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है? स्ट्रॉन्ग भी ले सकते हैं और आप वीक भी ले सकते हैं, ठीक है? दोनों में से कोई भी लीजिए। तो दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर आप लेते हैं और इनफाइनाइट डायल्यूशन पे लेते हैं तो उसका जो मैक्सिमम कंडक्टेंस आएगा इक्विवेलेंट वाला, वो समेशन के बराबर होता है, किसके? कैटायन के प्लस एनायन के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के एट इनफाइनाइट डायल्यूशन के। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इससे कुछ समझ में तो आता नहीं ज्यादा, है ना? इसको बस सुन लेते हैं लोग ऐसे, इसको समझना शुरू करते हैं। ये मुख्य बयान है, लेकिन अगर पूछा जाए मुख्य बयान क्या है तो ये मुख्य बयान है कोलॉस का। इसके बाद इसके बयान को तोड़ मरोड़ के आगे पेश किया गया है, लेकिन ये मेन बयान है। तो स्लाइड नंबर 17 पे आइए और इसको समझते हैं। पहली बात तो मेन स्टेटमेंट में कहा क्या गया, ऐसी कौन सी बात कही गई जो आप लग रहा है कि मुश्किल है? पहले इसको लिख लेते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं पहले ना। मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे तो देखिए वो ये कह रहा है, आज आप पढ़ के बताओ पीछे, क्या जो वो कह रहा है और जो यहाँ लिखा हुआ है क्या मैच कर गया? अभी ये मान लो मैंने लिख दिया, तो बताइए जरा चैट में कि भाई साहब ये जो ये मैंने लिखा है और ये जो पीछे कह रहा है, क्या दोनों बातें मैच कर रही हैं कि नहीं? अभी ये बताओ पहले तो, ये जो लिखा है और ये जो लिखा है क्या दोनों मैच कर रही हैं? तो सही जवाब है मैच नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए ये कहा कब है उसने? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं है। अब यहाँ कुछ लिखा ही नहीं इनफाइनाइट वगैरह, तो ये तो वो सामने वाला वी समझ लेगा ना, वी डायल्यूशन। आप यहाँ लिखना चाहिए क्या? इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट। अब सही, अब बताइए ये जो कह रहा है और वो जो लिखा है पीछे, वो दोनों मैच कर रही हैं क्या? अब कर रही है मैच। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंस आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे भैया इनफाइनाइट लगाना होगा या फिर नॉट लगाना होगा। मतलब ये सिंबल जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक कोलॉस लॉ आपने गलत लिखा है, ठीक है? क्योंकि कोलॉस लॉ लगता है किस पे? तो ये गलती कभी नहीं करनी है कि कोलॉस लॉ में आप यहाँ वी नहीं लिख सकते, पहली बात रिस्ट्रिक्शन, और इसको खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा। और क्या लिखना पड़ेगा? इनफाइनाइट डायल्यूशन ही लिखना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब इसके अंदर चलते हैं, इस पे सवाल आया हुआ है एआईपीएमटी में, इतनी सी बात पे सवाल बन जाता है। देखिए क्या 18 नंबर पे आपको दिखाता हूँ एक सवाल, एआईपीएमटी 2008। उसने पूछा क्या था, कोलॉस लॉ क्या कहता है?
ऑप्शन, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। एक मिनट में, चलो लिख लेते हैं, टाइप नहीं है तो मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़ते जाइए, साथ साथ में लिख रहा हूं तो वो टाइम बचाइए, इसको पढ़ते जाइए साथ साथ। इनफाइनाइट डायल्यूशन, each n makes definite contribution to the conductance of an electrolyte, whatever be the nature of the other ions of the electrolyte। ये हो गया पहला। अगला ऑप्शन, अभी देखिए ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें आपको कंसेप्ट चेक करेगा, अरे पर वही से थोड़ी मिलेगा गुणा भाग करके आ गए। इनफाइनाइट डायल्यूशन, each ion makes definite contribution to equivalent conductance of an electrolyte whatever be the nature of other ion of electrolyte। ये हो गया सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट, इतना लिखा हुआ था सवाल में, समझिए मतलब ऐसे सवाल भी आते हैं जिसमें काफी कुछ लिखा हो, तो आपको इसको भी लगाना होता है, ऐसे सवाल में भी नंबर मिलते हैं भैया, उतने ही मिलते हैं जितने न्यूमेरिकल के मिलते हैं, उतने ही कटते भी हैं, तो आना सब कुछ ही। इससे क्लैरिटी आ जाएगी कि सवाल में कोल लॉस क्या होता है। पोल की रेडी है, मेरे ख्याल से पढ़ लिया होगा, तो काम स्टेटमेंट टाइम देने की जरूरत नहीं, सीधे पोल कराना। आपको पता नहीं इनमें से चारों में से कौन सा सही है, लास्ट पढ़िए और पोल शुरू करिए। रेडी, ये दोनों देख लिए, ये दोनों देख लिए, पीछे वाले दोनों एक बार फिर देख लो, पोल शुरू। A22,008 लगाओ, देखिए आपका दिमाग चला कि नहीं चला। चार ऑप्शन का पोल हो रहा है ना, चार ऑप्शन का, चार ही ऑप्शन, स्टार्ट। काफी लोग गलत कर रहे हैं भैया, अभी देख लो। इसका मतलब मामला जो है, कुछ लोग तो सही कर रहे हैं, 66% लोग सही नजर आ रहे हैं अभी। 64% कर गया मामला। चैतन्य, कोई ना, मनीषा, देखो सबसे पहला पढ़ो भाई, आपको पीछे सिखाया गया, मेन स्टेटमेंट बताया गया कि ये मेन स्टेटमेंट होता है कोल लॉस, ये मेन कांसेप्ट है, मेन स्टेटमेंट। बाकी तोड़ मरोड़ के पेश किया, पढ़ी जाता है। पहला कह रहा है इनफाइनाइट डायल्यूशन, बिल्कुल ठीक बात है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कोल लॉस लगा दिया गया था। ईच एंड मेक्स डेफिनेट कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही बात है, हर आयन अपना कंट्रीब्यूशन देता है। कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल ठीक बात है, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्टेंस है। व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अदर आयन, मतलब दूसरे आयन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाटएवर, इंग्लिश व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ अदर आयंस का मतलब है कि उसको दूसरे आयन से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयंस। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ था इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, ये पॉइंट कवर हो रहा है, ये पॉइंट कवर हो रहा है, ठीक है। और हर आयन का कंट्रीब्यूशन है, ईच आयन गिव्स मैक्सिमम कंडक्टेंस, हर आयन का अपना कंट्रीब्यूशन है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन, यानी कि बात ठीक है, बात गलत नहीं है, बात ओके। कोई पूछे भाई साहब ये बात ओके क्या, हाँ ओके, कोई दिक्कत नहीं, बात गलत थोड़ी है, ऐसा कुछ गलत थोड़ी लिखा है इसमें, इनफाइनाइट डायल्यूशन लिखा है यस, और व्हाटएवर बी द नेचर ऑफ मतलब दूसरे से फर्क भी नहीं पड़ रहा, तो बिल्कुल ठीक चलिए, बात कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पढ़िए, सेकंड वाले में क्या बोला उसने, इनफाइनाइट डायल्यूशन, बिल्कुल ठीक है, ईच एंड मेक्स डिफरेंट कंट्रीब्यूशन टू द इक्विवेलेंट। अब उसने यहाँ पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखा, जबकि पिछली बार उसने सिर्फ कंडक्टेंस लिखा था।
ओके ऊपर वाला भी है, ओके नीचे वाला भी है, लेकिन नीचे वाला थोड़ा ज्यादा ओके, समझ पा रहे हैं, क्योंकि मेन बयान से मैच करता है। मेन बयान इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में दिया था कोलॉस ने, कंडक्टेंस के बारे में नहीं दिया था, कंडक्टेंस तो तमाम तरीके का होता है, तो उसने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की चर्चा की थी। तो ये ज्यादा ओके है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ओके, वो दोनों है लेकिन ये ज्यादा ओके। अगले वाले को पढ़िए, अगले वाले में पढ़े तो यहाँ पे लिख दिया उसने फाइनाइट डायल्यूशन, फाइनाइट डायल्यूशन लिखते मेरे दोस्त गलत हो गया। इसका अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप ठीक है, तो मतलब फाइनाइट आपको इसके आगे पढ़ना नहीं चाहिए, फाइनाइट वर्ड आगे गलत हो गया, फाइनाइट पे लॉ ही नहीं था। आगे बढ़िए, इनफाइनाइट डायल्यूशन ठीक है, ईच एंड मेक्स डिफरेंट कंट्रीब्यूशन ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डिपेंडिंग अपॉन, यहां पे देखिए गड़बड़ हो गई, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ, मतलब अदर आयन के नेचर पे डिपेंड करेगा, जबकि ऐसा होता नहीं, डिपेंड थोड़ी करता है, उसको बाकी आयन से मतलब ही नहीं होता, इररिस्पेक्टिव होता है, डिपेंडिंग गलत हो गया। तो ये वाला क्यों गलत हो गया, डिपेंडिंग, ये वाला क्यों गलत हो गया, फाइनाइट डायल्यूशन। ये वाले दोनों ओके हैं, लेकिन जब दो लोग सही होते हैं तो उनमें से जो ज्यादा सही होता है वो सही होता है, तो ये वाला ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पे चर्चा हुई इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, इसलिए ये वाला ज्यादा ओके है, इसलिए ये टिक किया जाएगा। कितने को सवाल समझ में आ गया, और ये आया हुआ सवाल मैं घर से नहीं लेके आया हूं, क्लियर। तो ऐसे सवाल आते हैं, क्लैरिटी आ रही है कोलॉस लॉ में, तो ऐसे सवाल आते हैं, आपको करने होते हैं, इसमें भी उतने नंबर मिलते हैं। 19 नंबर पे आइए, चलिए भी आगे बढ़े, अब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़े थोड़ा। अब कोलॉस कहता है कि ये जो लाइन लिखी कोलॉस ने, ये क्या लिखी है, इसको समझते हैं थोड़ा, ये क्या है एग्जैक्टली, ये इक्विवेलेंट, ये क्या लिख रहा है। तो पहले तो इन शब्दों का मतलब, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, और इसका मतलब, तीनों का मतलब समझ लेते हैं। मतलब समझेंगे तभी बात समझ में आएगी, गलत लिखा है, सही लिखा है, क्या लिखा है। मतलब ये है, कोई पूछे कि इस टर्म का मतलब समझाओ, कोई पूछे आपसे इस टर्म का भी मतलब समझाओ, कोई पूछे आपसे इस टर्म का भी मतलब समझाओ, तीनों का मतलब बताओ। तो तीनों का क्या मतलब, देखिए पहले वाले का मतलब है मैक्सिमम कंडक्टेंस। पहली बात तो आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस वर्ड तो यूज करना है तीनों में। क्यों, क्योंकि जैसे इनफाइनाइट लगाया तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे हर व्यक्ति अपना मैक्सिमम दे रहा होता है। क्यों दे रहा होता है, क्योंकि इनफाइनाइट पानी से ज्यादा आप क्या पानी लोगे, और अगर उसमें जो कंडक्टेंस आया वो मैक्सिमम कंडक्टेंस होना चाहिए। तो पहली बात तो सबके सब मैक्सिमम कंडक्टेंस है, ठीक है। दूसरी बात किसके हैं, किसके हैं, ये AXBY का, ये A आयन का, ये B आयन का है, ये इलेक्ट्रोलाइट का है, ये आयन के हैं, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस किसके हैं, और किसके किसकी वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। ये देखो इक्विवेलेंट वर्ड लिखा हुआ तीनों, इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट से पैदा होने वाला कंडक्टेंस। ये बात आपको बताई गई थी जब इक्विवेलेंट शुरुआत में पढ़ाया जा रहा था, तो यानी कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपने ये लिया होगा, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट A लिया होगा, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट B लिया होगा, देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट B, 1 ग्राम इक्विवेलेंट A, 1 ग्राम इक्विवेलेंट AXBY, बराबर। तो किसके किसके कंडक्टेंस है, मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AXBY। बात को समझे, रटे नहीं, ये क्या है मैक्सिमम कंडक्टेंस, तभी आपको बात आगे क्लियर हो पाएगी। 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A+Y, ये क्या है मैक्सिमम कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B-X, ठीक है। एक बात, अच्छा तीनों कितने डायल्यूशन पे, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो तीनों के आगे क्या लगा देना चाहिए, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये वाला भी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ये वाला भी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। क्या आपको बात बिल्कुल क्लियर कट दिखाई पड़ रही है। 3 पॉइंट है कंसेप्ट के अंदर, पहला तीनों इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, यस नंबर 1 बात, तीनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है क्योंकि इनफाइनाइट पे है, तीनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है क्योंकि इनफाइनाइट पे, ठीक है। हर आदमी अपना मैक्सिमम दे रहा होगा, और तीनों इक्विवेलेंट है इसलिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट के हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट का है और ये दोनों आयन के हैं, इतने पॉइंट क्लियर। अब वो कह रहा है भाई साहब कि ये मेन स्टेटमेंट है जो पीछे लिखा हुआ था, तो उस स्टेटमेंट को लाया कहां से गया, उसने कहा ये मेन स्टेटमेंट है, उसने कहा इसकी वैल्यू इन दोनों के समेशन के बराबर। तो कोलॉस ने ये जो बात कही वो कहां से कही, ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए फिर आपको थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। मान लो मैं क्या करूं, इसका कंडक्टेंस चेक करना है आपको कि बराबर है कि नहीं इसके, तो पहले इसका कंडक्टेंस चेक करना है, तो इसके कंडक्टेंस को चेक करने के लिए इसको पानी में डाल दो, AXBY को पानी में डाल दो, हम चेक करें सही है गलत है, इसको पानी में डाल दो, कितने पानी में डाल दो, इनफाइनाइट पानी में डाल दो इसको। कितना अमाउंट डालें इसका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो चेक करना है, तो क्या करें AXBY का 1 ग्राम इक्विवेलेंट इनफाइनाइट पानी में डाल देते हैं और चेक करते हैं कि वो इसके बराबर, इन दोनों के समेशन के बराबर आता है या नहीं आता, ये चीज इसके समेशन के बराबर आती है या नहीं आती, चेक कर लेते हैं। तो डाल के देखिए पहले भी जितना बोला उसने, तो 20 नंबर स्लाइड पे आइए, और 20 नंबर स्लाइड में मैंने क्या किया, पहले तो रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखी, तो रिएक्शन भाई साहब ये A+Y B-X, बैलेंस कर लो, यहाँ पे लगा लो 1, यहाँ पे X, यहाँ पे Y, फिर क्या करो T=0 पे इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल दो, कितने पानी में डालना है, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, पॉइंट नंबर 1 इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। अच्छा ये बताओ कि ये इसको पूरा तोड़ डाला तो इसका अल्फा 1 है, इसका मतलब 100% तोड़ दिया, इसका अल्फा 1 माना। अच्छा ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, फिर अल्फा 1 माना तो ये कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, यहाँ पे जो आपने लिखा हुआ है ये किस टाइप का व्यक्ति है, क्या ये KCl टाइप का है या एस्टिक एसिड टाइप का है, KCl टाइप का है एस्टिक एसिड टाइप का है, तो आप कहेंगे दोनों में से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट किस पे लगा रहे हैं, इनफाइनाइट डायल्यूशन, ध्यान दीजिए कंसेप्ट किस पे लगा रहे हैं, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, तो ये भी चलेगा ये भी चलेगा, दोनों का अल्फा 1। तो इसका मतलब ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई साहब एरो ये वाली किस में आप लगाएं, क्योंकि कंसेप्ट जो आप लगा रहे हैं वो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे लगा रहे हैं, इसका मतलब दोनों में आप ये कार्यक्रम करेंगे। तो ये शून्य है, ये शून्य है। अब मेरे को बताना अगर ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट, समझ में आई बात क्या हुआ, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में से 1 ग्राम इक्विवेलेंट अगर ये टूटेगा, टूटेगा क्योंकि टूटेगा इसलिए क्योंकि अल्फा 1, किसका टूटेगा, KCl का टूटेगा या फिर एस्टिक एसिड का टूटेगा, किसका 1 में से 1 टूटेगा, दोनों का टूटेगा, दोनों का टूटेगा। तो मेरे को बताना यहाँ पे अगर इसका इसका एक जाएगा तो क्या इसके x बनेंगे, तो क्या यहाँ पे x ग्राम इक्विवेलेंट लिख दें, अब यहाँ कितने ग्राम इक्विवेलेंट लिखें बताओ, यहाँ कितने लिखें, यहाँ कितने लिखें, XY लिख दें क्या, या 1 1 लिखें, तो 1 1 लिखें। कौन सा कंसेप्ट चल रहा है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है, स्टोइकियोमेट्री चल रहा है, क्या चल क्या रहा है, तो आप कहेंगे भाई साहब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट जाएगा तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही बनेगा, जितने ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे उतने ग्राम इक्विवेलेंट इसके बन जाएंगे, इसकी कोफिशिएंट से इसको कोई मतलब थोड़ी है, आपको स्टोइकियोमेट्री थोड़ी सवाल लगा रहे हैं, समझ में आया। इसके लिए फिर आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए, ये बात समझने के लिए आपको मोल कंसेप्ट आना चाहिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, समझ में आ रही बात, यस क्लियर तमाम। अब बताना अगर ऐसा है तो फिर आप आगे बढ़ जाओ,
टी इक्वल टू T1 मैंने चेक किया तो भाई साहब ऐसे टूट गया। जब ऐसे टूट गया तो सिस्टम में ये तो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब इसकी जगह ये बन गया और ये बन गया, मतलब 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए बन गया और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी बन गया। तो मुद्दा ये है कि आपने कंटेनर में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सब कुछ किया, तो कंटेनर में आपने इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या डाला था स्टार्टिंग में? 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला था, किसका? AXBY का, और ये खत्म हो गया। और ये खत्म होने के बाद जिंदा क्या हुआ? इसकी जगह पे ये तो मर गया, इसकी जगह पे क्या दोनों पैदा हो गए। तो ये दोनों जो पैदा हुए हैं, अगर इनका कंडक्टेंस जोड़ दिया जाए तो इनको पैदा करने वाला कौन है? इन दोनों का 1 ग्राम इक्विवेलेंट पैदा हुआ, तो इनका जो भी कंडक्टेंस होगा, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट, इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट का जो भी कंडक्टेंस होगा, उसको पैदा किसने किया? इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट ने। तो इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट AXBY के कंडक्टेंस को क्या हम बराबर कर सकते हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट ए के प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट बी के। हेलो, समझ में आ रही बात, लॉजिक क्या? तो आप क्या बोलेंगे कि साहब यहां पे मैंने कहा कि मैंने कंटेनर में 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला था, ये मैंने डाला था, देखो किस में डाला था? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और ये खत्म हो गया, पूरा टूट गया है आयन में। तो जब ये टूट गया पूरा, तो बदले में मुझे ये और ये मिल गया, तो जो प्रोडक्ट मिले उनका कंडक्टेंस मैं जोड़ दूंगा। इनको पैदा करने वाला यही तो है, तो ये इसी ने तो इन दोनों को पैदा किया, तो इसका कंडक्टेंस इन दोनों के कंडक्टेंस के समेशन के बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दिया, इसी ने पैदा किया इनको। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ ए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बी, और जोड़ दो। ए कौन सा? प्लस वाई वाला, बी कौन सा? माइनस एक्स वाला, और दोनों इनफाइनाइट पे चल रहा है, इन दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर लिख दो। कोई पूछे भाई साहब ये क्या लिख रहे हो, तो कहेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिख रहे हैं। कोई पूछे ये क्या चल रहा है, कहेंगे कोलॉस का चल रहा है। लिख कहां से रहे हो? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लिख रहे हैं। यानी कोलॉस कौन सा कंसेप्ट यूज करता था? वो भी मोल कंसेप्ट यूज करता था। कोलॉस भी तो मोल कंसेप्ट यूज करता है। समझ में आ रही बात? कोई पूछे भाई साहब ये कर रहे हो जो आप ये कहानी जो लिख रहे हो यहां से लिख रहे हो, ये क्या है? ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ही तो है। तो कोलॉस भी क्या यूज करता था? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यूज करता था। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब सारा कुछ बेस्ड है, इसलिए मैं कहता हूं आपको मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको मोल नहीं आता है तो आपके जीवन में सब झोल ही झोल है, मतलब इसीलिए मोल काफी लोगों ने पढ़ लिया। मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उसमें से मैक्सिमम लोगों ने मोल मुझसे पढ़ लिया होगा अब तक, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड में, साइड में, या 2 बार मैंने रिपीट भी किया था, कोर्स वगैरह बनाए थे, तो मतलब कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा। और जिसने नहीं पढ़ा उसको इतना तो आता ही होगा जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी आपको फिलहाल। चलिए अगला पॉइंट। तो कोलॉस ने देखिए आपसे यही तो कहा था कि भाई साहब कि एक पर्टिकुलर सॉल्ट को जब आप इनफाइनाइट पानी में डालते हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्ट को जब आप, या एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट को आप इनफाइनाइट पानी में डालते हैं, तो उसका जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वो सम ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है, और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयंस होता है। मतलब ए को बी से कोई मतलब नहीं है और बी को ए से मतलब कोई नहीं है, क्योंकि दोनों इनफाइनाइट पानी में पड़े हैं। समझ में आ रही? तो क्या बताइए, क्या ये अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस का दे रहा होगा? ये अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा होगा? क्या ये भी अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा होगा? दोनों आदमी मैक्सिमम कंडक्टेंस क्यों दे पा रहे हैं? क्योंकि इंटरआयनिक इंटरेक्शन को शून्य कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम को इनफाइनाइट कर दिया गया, इसीलिए हर आयन अपना मैक्सिमम कंडक्टेंस दे रहा है इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर आयन। बात अगर समझ में आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कोलॉस ने कुछ और बयान भी आया मार्केट में इसके बाद। तो जो अगला नेक्स्ट बयान आया वो क्या था? मामला आगे पीछे हो गया क्या? 19 ये था, 20 भैया ये नहीं है, 20 तो ये 21 हो गया। फिर यहां लिखो 20, इसको बनाओ 21, नंबरिंग करना देख लेना, ये 21 है। अब 22 पे आते हैं। 22 नंबर का ये तो अगला मुद्दा है कि एक और स्टेटमेंट है कोलॉस का। नेक्स्ट ये, इसको समझते हैं थोड़ा। पहली बात तो ये बताओ, ये सही है गलत है? क्या लगता है, सही है गलत है? ये इसको ऐड कर लो। हाँ सही गलत है, आप बताओ। गलत है। अच्छा इसको सही करते हैं, इसको सही करते हैं, चलो। तो यहां पे सही करने के लिए क्या कर लें बताओ? अच्छा इनफाइनाइट लगाना, इनफाइनाइट लगाने अब सही है? अब सही है? अभी भी गलत है। अब क्यों गलत है? कहीं और सही करो, कहीं और सही करो। तो यहां पे एक्स लगा लें, यहां पे वाई लगा लें, अब सही है? अब सही है? अच्छा कितना लगता है कि अभी भी गलत है? ट्रू फॉल्स कर लेते हैं, चलो। कितना कहते हैं ट्रू फॉल्स, कितना कहते हैं सही है, कितना कहते हैं गलत है? चलो स्टार्ट। बदल दिया, मुलर कर दिया मैंने जानबूझ के। देखिए बताइए ट्रू फॉल्स बताइए, कितना कहते हैं सही, कितना गलत? ट्रू फॉल्स है अभी, सही की गलत है? 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही कौन सा गलत है अकॉर्डिंग टू कोलॉस। चेक हो जाएगा, आपको आता है कि नहीं आता मामला। तो पहले तो ये समझ लें सही और गलत बोलने से पहले कि भैया ये है क्या, जिन्हें आप सही गलत बोल रहे हैं ये लोग हैं क्या। तो मैं आपको टर्म समझा दूं, अगर आपको टर्म ही नहीं आते हैं तो। हालांकि टर्म आपको आते होंगे क्योंकि पढ़ तो चुके हैं ये सब मोलर वगैरह। 53% लोग कह रहे हैं कि सही है, जो कि सही है। मोहित नाइक, शिवम सिंह, निशिकाल, सुनिए ध्यान से। अब अगर बात नहीं समझ में आती है तो जरा लिखिए जरा ध्यान से। इक्वल लगाया तीनों में, पहले समझते हैं क्या है। इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। पहली बात तो वी डायल्यूशन पे लॉ ही नहीं है, तो वी तो हटा ही दो। अच्छा दूसरी बात ये बात आपने लिखी, तो ये क्या है? तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मोलर कंडक्टेंस है इस बार। ये सब तीनों क्या है? इस बार तीनों मोलर कंडक्टेंस है। इनफाइनाइट डायल्यूशन पे तो मतलब मैक्सिमम कंडक्टेंस है। तो पहला पॉइंट क्या करते हैं, तीनों में लिखते हैं मैक्सिमम कंडक्टेंस। कोई पूछे ये क्या है? मैक्सिमम कंडक्टेंस। ये क्या है? इनफाइनाइट डायल्यूशन पे देखा है तो मैक्सिमम कंडक्टेंस। कोई पूछे भाई साहब ये क्या है, तो कहेंगे इनफाइनाइट पे देखा तो मैक्सिमम कंडक्टेंस। किसका किसका? 1 मोल का, ये भी किसका? 1 मोल का, और ये भी किसका? 1 मोल का। किसके 1 मोल का? ये किसके 1 मोल का है?
ऑफ ए एक्स बी वाई, ये किसके वन मोल का है? ऑफ ए प्लस वाई, ये किसके वन मोल का है? ऑफ बी माइनस एक्स। ठीक है, अगला पॉइंट, कितने डायल्यूशन पे देख रहे हैं? एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों मैक्सिमम कंडक्टेंस है क्योंकि इनफाइनाइट पे देखे जा रहे हैं, ये तीनों एक एक मोल के कंडक्टेंस है क्योंकि मोलर लिखा हुआ है, ये तीनों इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस है क्योंकि इनफाइनाइट लिखा हुआ है। तो ये पॉइंट समझ में आना तीनों, तो ये सही है कि नहीं इनके बीच में रिलेशन, ये अगला पॉइंट है, इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए पानी में कैसे डालोगे? इस बार पानी में कैसे डालोगे बता तो बात समझ में आ जाए। पानी में कैसे डालें इस आदमी के एक मोल को? क्यों एक मोल क्यों डाले? क्योंकि एक मोल का तो चेक करना है। इस चेक क्या करना है? चेक ये करना है कि ये चीज इनके और इनके समेशन के बराबर है कि नहीं है, ये तो चेक करना है। तो इसको पानी में डालोगे तभी तो चेक होगा, तो इसको पानी में डालो और चेक करो कि इसके समेशन के बराबर इन दोनों के बराबर है कि नहीं। तो पहले इसको पानी में डालो, जैसे पिछली बार किसको पानी में डाला था? पिछली बार भाई साहब इसको पानी में डाला था क्योंकि चेक करना था कि इसके समेशन के बराबर है कि नहीं। इस बार भी वैसा ही करना है। देखो पिछली बार 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला था, तो इस बार कितना डालेंगे? इस बार इसका 1 मोल डालेंगे। यस, तो 1 मोल डाल देते हैं 23। तो जैसे ही 1 मोल डालेंगे तो क्या होगा? देखो पहली बात तो ए एक्स बी वाई वो टूटेगा, टूटेगा तो क्या बनाएगा? ए प्लस वाई बनाएगा, बी माइनस एक्स बनाएगा। हाउ मेनी निकालो, यहाँ पे एक लिखोगे, यहाँ पे एक्स लिखोगे, यहाँ पे वाई लिखोगे। ठीक है, जोरदार से। अब मुद्दा उठता है कि भाई साहब ये अल्फा क्या है? 1 किसका? यहाँ पे ए एक्स बी वाई कौन हो सकता है? तो आपके कोई भी हो सकता है, कोई भी क्यों हो सकता है? क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूँ। तो अल्फा सबका 1 है, केसीएल का हाँ, एस्टिक एसिड का यस, सबका अल्फा 1 मान के चलिए। तो बताइए अगर ये 1 मोल आपने इसके कंटेनर में डाल दिया, इनफाइनाइट डायल्यूशन पे डालेंगे तो बताओ इसके 0 थे, इसके 0 थे, तो ये 1 में से 1 मोल पूरा टूटेगा कंफर्म, क्योंकि अल्फा 1 चाहे वो कोई भी हो इलेक्ट्रोलाइट। तो 1 में से जब 1 जाएगा तो सवाल उठता है जब इसका 1 मोल जाएगा तो क्या इसका 1 मोल बनेगा? यहाँ 1 1 लिखते हैं क्या पिछली बार की तरह? जैसे यहाँ पे देखो 1 1 लिखा था, तो क्या 1 1 यहाँ भी लिख दें इस बार? अबे यहाँ पे 1 1 लिखा था तो यहाँ भी 1 1 लिख दें सर। यहाँ पे इस बार एक्स आएगा और यहाँ पे वाई आएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इस बार देखिए इसका 1 मोल जाएगा तो इसके एक्स मोल बनेंगे। इस बार आप स्टोइकियोमेट्री लगा रहे हैं। कोई पूछे आपसे भैया इस बार लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चल रहा है क्या? नहीं, इस बार स्टोइकियोमेट्री चल रहा है। स्टोइकियोमेट्री क्या चलता है भैया? उसमें रिलेशन देखते हैं आप मोल का। ठीक है, उसमें कोई इनको बताओ भैया संडे का मतलब क्या होता है? इनको बताओ संडे का मतलब क्या होता है? अभी कोर्स नहीं खत्म होगा संडे का मतलब पता चल जाएगा तुमको फिर। भैया संडे हमारा भी तो है ना, संडे तो हमारा भी है, हम पढ़ा रहे तो हमारा भी संडे खराब हो रहा है ना। हम कोई मतलब संत महात्मा तो है नहीं कि हम जो है औषधि कूट रहे हैं संडे को बैठ के, है ना। संडे हमारा भी खराब हो रहा है और आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा है, मतलब समझ पा रहे हैं? तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो आपको पढ़ लेना चाहिए ना, एक अच्छे व्यक्ति की तरह। कहने संडे का क्या मतलब है? संडे का मतलब बेटा सिलेक्शन भी होगा नहीं, कोर्स खत्म नहीं हुआ टाइम पे, फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर तुम्हारी जिंदगी के जितने संडे हैं ना सब काले हो जाएंगे, है ना, सारे तुम्हारे मंडे में बदल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं पढ़ लो अभी ज्यादा ये सब ज्ञान की बातें मत करो। संडे का क्या मतलब है? मेरा लाइफ में कोई चिल ही नहीं है, संडे का क्या मीनिंग है मेरे लिए? अभी चिल करोगे तो जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी, समझ पा रहे हो? जिंदगी भर मतलब बैल खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलेंगे, गाड़ी तो छोड़ दो। इसलिए पढ़ लो भैया। तो इसका 1 मोल जाएगा तो इसके एक्स मोल बनेंगे, है ना, और इसका 1 मोल जाएगा तो इसके वाई मोल बनेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये सब चक्कर मत पड़िए, कह रिलैक्स नहीं करने को मिलना मेरे को, है ना। बाद में फिर भैया बताते ना चाय पीने के पैसे नहीं होंगे जेब में। अभी बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हो, चाय पीने के पैसे नहीं होंगे जेब में, तब कहोगे भाई साहब संडे जिंदगी में आया भी है तो कुछ हो ही नहीं रहा। संडे संडे आएगा आपकी जिंदगी में उसके बाद, लेकिन उस संडे में कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? अभी पढ़ लीजिए आराम से, जिससे आगे के संडे सुरक्षित हो जाए। तो इसका 1 मोल जाएगा तो इसके एक्स मोल बनेंगे, इसका 1 मोल जाएगा तो इसके वाई मोल बनेंगे। एक तो आदमी आपको डिटेल में पूरा पढ़ा रहा है, उसके बाद मतलब ऐसा करके दिखाएंगे भाई साहब जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने आगे धरती पे कि मैं तो आ गया तुमसे पढ़ने, यही बहुत बड़ी बात है। तो बताना इसका 1 मोल जाएगा तो इसके एक्स मोल बनेंगे और इसके वाई मोल बनेंगे। ठीक है, तो बताइए इसका 1 मोल गया तो इसका एक्स मोल बने, इसका 1 मोल गया तो इसके वाई मोल बने। तो इसके एक्स मोल बने और इसके वाई मोल बने, ये कहां से है? स्टोइकियोमेट्री, इनके बीच मोलर रेशियो, इनके बीच मोलर रेशियो। अब मुद्दा उठता ये है कि इससे आपको क्या कनेक्शन नजर आया भाई? आपने कंटेनर में क्या रखा था? कंटेनर में आपने रखा था मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए एक्स बी वाई इनफाइनाइट डायल्यूशन। देखो इसका 1 मोल डाला था हमने इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, और इसको जब कंटेनर में डाल दिया इनफाइनाइट डायल्यूशन में, भले वो स्ट्रांग हो चाहे वीक, उसको कंटेनर में डाल दिया, फिर इसका अल्फा 1 हो गया। तो जब मैं लौट के आया तो भाई साहब ये तो पूरा टूट गया, और बदले में इसने क्या दे दिया? एक्स मोल ये दे दिया, वाई मोल ये दे दिया। तो इस एक्स मोल का कंडक्टेंस और इसके वाई मोल का कंडक्टेंस अगर मैं जोड़ दूं तो इसके 1 मोल नहीं तो पैदा किया तो उसके बराबर लिख सकते हैं, बराबर। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि पहले तो मैं लिखूंगा इसके 1 मोल का कंडक्टेंस, पहले तो 1 मोल का लिखूंगा, तो ये हो गया 1 मोल का, 1 मोल ए का। फिर क्योंकि मुझे एक्स मोल मिले तो इंटू एक्स कर लिया, फिर मैं लिखूंगा 1 मोल बी का, 1 मोल बी का कंडक्टेंस ये हो जाएगा, 1 मोल बी का कंडक्टेंस ये हो जाएगा। अब क्योंकि मुझे बी के कितने मोल मिले? वाई मोल मिले, तो इंटू वाई कर लूंगा, तो ये वाई मोल का कंडक्टेंस आ जाएगा। इनफाइनाइट पे चला तो इनफाइनाइट लिख दिया। तो बताइए जरा ये क्या आ गया? कोई पूछे भाई साहब ये क्या आ गया, है ना, तो आप कहेंगे ये जो है, जरा ध्यान समझिएगा, कोई पूछे ये क्या है, जरा टाइप करना भी जरा देखें कुछ दिमाग चल रहा है। कोई पूछे भाई साहब ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में आप क्या विचार व्यक्त करेंगे? ये क्या चीज बताओ? ये 1 मोल ए प्लस वाई का मैक्सिमम कंडक्टेंस इंटू एक्स कर दिया। अब ये क्या है? ये क्या है? ये एक्स मोल ए का कंडक्टेंस है मैक्सिमम। कोई पूछे ये क्या है, यानी ये 1 मोल बी का मैक्सिमम कंडक्टेंस है इनफाइनाइट डायल्यूशन पे। अब इसे y मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या है? ये y मोल बी का मैक्सिमम कंडक्टेंस है इनफाइनाइट पे। तो बताइए आपने y मोल बी का और x मोल ए का जोड़ दिया, उसको 1 मोल ए एक्स बी वाई के बराबर कर दिया। क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसके 1 मोल नहीं तो इसके x और इसके y मोल पैदा किए इनफाइनाइट डायल्यूशन पे, चाहे वो स्ट्रांग हो चाहे वो वीक हो। खत्म बात, खत्म होगी बात। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब कंक्लूड करो
कंक्लूड करो फटाफट। तो आप क्या बोलेंगे, कहेंगे देखो कोलॉस कुछ नया नहीं बता के गया, कोलॉस ने तो सिंपल लॉजिक बताया 2, 24 नंबर पे कंक्लूड करिए, उसका निकाल लीजिए। उसने बोला भाई साहब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखना है इनफाइनाइट पे, तो ध्यान से देखिए, उसने लिखा a प्लस वाई इनफाइनाइट और b माइनस एक्स इनफाइनाइट। उसने बोला मेरे दोस्त की मोलर कंडक्टेंस लिखना है, तो यहां पे हमने लिखा मोलर कंडक्टेंस ऑफ a प्लस वाई, और यहां लिखा हमने मोलर कंडक्टेंस ऑफ b माइनस एक्स इनफाइनाइट इनफाइनाइट। ठीक है, अब सुना ध्यान से, वो कहता है कि यहां पे पहला स्टेटमेंट जो आप लिख रहे थे, तो यहां पे इंटू 1 किया आपने, यहां पे इंटू 1 किया और यहां पे इंटू 1 किया और जोड़ दिया। जब दूसरा लिख रहे हैं तो यहां पे इंटू 1 किया, लेकिन यहां पे इंटू एक्स किया और यहां पे इंटू वाई किया और फिर जोड़ दिया। सवाल बताइए क्या कर रहा है, तो क्या बोलोगे, क्योंकि जो पहला बयान आपने दिया हुआ है वो कुछ नया थोड़ी है, मूल कंसेप्ट से तो निकला है, कहेंगे ये क्या है, ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। कोलॉस ही जो लिख रहा है ये क्या चल रहा है, जो समझदार आदमी होगा वो कहेगा कोलॉस ने कुछ नया थोड़ी किया, उसने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से तो लिखा है। कहेगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट का कंडक्टेंस ax by के इक्वल होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट a प्लस 1 ग्राम इक्विवेलेंट b। कोलॉस पूछे भाई साहब ये सेकंड स्टेटमेंट जो दिया उसने वो कहां से दिया, कहेंगे ये भी मूल कंसेप्ट से दिया है। ये कहां से आया, ये स्टोइकियोमेट्री से आया। तो ध्यान दीजिए पूरा कंसेप्ट कोलॉस का कहां से आया, स्टोइकियोमेट्री और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से, और मूल कंसेप्ट दो ही चीजों पे बेस्ड है, स्टोइकियोमेट्री ऑफ लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। या इसने क्या बोला, इसका एक मोल लूंगा तो इसके x मोल मिलेंगे और इसके y मोल मिलेंगे। क्लियर मामला, तो मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट क्लियर, दोनों पॉइंट क्लियर। तो कोई पूछे कोलॉस लॉ क्या है, तो आप बोलेंगे समझदार आदमी ये बातें करता है, पैदल आदमी कहता है फॉर्मूला याद कर लूंगा। तो एक स्टोइकियोमेट्री और एक लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, खत्म है, नमस्कार, जय भारत, निकल। ठीक है, ओके।